बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है बेज़ाब्ता। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज़ है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। बिलाशुबा ये मामला खासा गंभीर और हैरत अंगेज नज़र आ रहा था और बड़ी हद तक नाकाबिल यकीन भी, लेकिन मेरे सामने बैठा हुआ एएसआई नबी बख्श पुरवसूक अंदाज में कह रहा था, मलिक साहब, गुमशुदा जोड़े को 15 मई की तारीख में किसी भी वक्त फरीदपुर पहुंच जाना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और आज हो गई है 18 मई। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इन दिनों मेरी तैनाती जिला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक दूर दराज देही इलाके में थी, जो कि इस ज़िले के जनूब में वाक़या था, जबकि गुमशुदा जोड़े की तलाश में मेरे पास आने वाले इस एएसआई का ताल्लुक शिमाली इलाके के एक थाने से था। मौजा फरीदपुर इसी थाने की हदूद में आता था, जबकि मौजा राजगढ़ और निज़ाम कोट का शुमार मेरे थाने की हदूद में होता था। नबी बख्श ने मेरे पास आकर अक्लमंदी का सबूत दिया था, क्योंकि कस्बा निज़ाम कोट दरअसल राजगढ़ और फरीदपुर के दरमियान में पड़ता था। आपकी बात तो पूरी तरह मेरी समझ में आ गई है जनाब, मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा। अगर आप मुझे इस गुमशुदा जोड़े के हवाले से कुछ तफसील बताएं तो हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। वो जोड़ा दरहकीकत मियाँ बीवी हैं। शौहर का नाम जफर अली और इसकी बीवी का नाम सलमा है। नबी बख्श वजाहत करते हुए बोला, जफर अली का ताल्लुक मौजा फरीदपुर से है और वो वहाँ करियाने की दुकान चलाता है। सलमा का मेका राजगढ़ में है। इनकी शादी को लगभग 8 माह हो गए हैं। 14 मई की सुबह जफर अपने घर से निकलकर राजगढ़ की जानिब रवाना हुआ था। इसकी बीवी सलमा अपने मेके में रहने आई हुई थी। वो दरअसल सलमा को अपने साथ लेकर जाने के मकसद ही से राजगढ़ आया था। प्रोग्राम के मुताबिक एक रात अपने ससुराल में रुककर 15 मई की सुबह इन मियाँ बीवी को फरीदपुर के लिए रवाना हो जाना था और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो दोनों 15 मई ही की दोपहर या सपहर में फरीदपुर पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जफर के घर वालों ने शाम तक इनका इंतज़ार किया, मगर वो नहीं पहुंचे, तो यही सोचकर सब्र कर लिया गया कि हो सकता है अगली सुबह आ जाएं। लेकिन 16 मई का पूरा दिन भी ऐसे गुजर गया तो इन लोगों को तशवीश हुई। चुनाचा 17 मई की सुबह फरीदपुर से एक बंदे को राजगढ़ भेजा गया ताकि सूरत हाल का पता लगाया जा सके, और इस बंदे ने वापस फरीदपुर जाकर जो इतला दी वो खासी परेशान कुन है मलिक साहब। एएसआई नबी बख्श ने मानी खेज अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़ी तो मैं पूछे बिना न रह सका, ऐसी कौन सी इतला थी? सलमा के घर वालों ने इस बंदे को बताया कि वो दोनों मियाँ बीवी तो 15 मई की सुबह फरीदपुर के लिए रवाना हो गए थे। एएसआई ने इंकशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया। इस खबर ने जफर अली के घर वालों को सुपर्द अज़ाब कर दिया और उन्होंने अगली सुबह यानी 18 मई शिमाली थाने में इस गुमशुदा जोड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और अब हम दोनों आपके सामने बैठे हैं। नबी बख्श ने अपने लिए जमा का सीगा इसलिए इस्तेमाल किया था कि इसके साथ थाने से एक कांस्टेबल भी आया था जिसका नाम मजहर अली था। जो सूरत हाल आप बता रहे हो उसने तो सलमा के घर वालों की नींदें भी उड़ा दी होंगी। नबी बख्श के खामोश होने पर मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, दामाद के साथ ही इनकी बेटी भी लापता हुई है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इन लोगों ने अभी तक इस वाक़े की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। इस बात की तो हमें भी हैरत है मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं तो यही समझ रहा था कि आपको इस गुमशुदा जोड़े की इत्तला होगी और आप इस सिलसिले में काफ़ी तफ्तीश भी कर चुके होंगे, इसलिए तो हम सीधे आपके पास ही आए हैं। एएसआई के आखिरी जुमले ने मुझे ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने इधर राजगढ़ में किसी किस्म की पूछताछ नहीं की। मलिक साहब, राजगढ़
और निज़ाम कोट आपके थाने की हदूद में आते हैं और आपका ये कस्बा निज़ाम कोट राजगढ़ और फरीदपुर के दरमियान में पड़ता है। इसने जवाब दिया, सीधा आपकी खिदमत में हाजिर होने के दो असबाब हैं, जिनमें से एक हकीकी और दूसरा महकमा जाती है। मुझे एएसआई का तर्ज गुफ्तगू बहुत पसंद आया। वो ठहरे हुए अंदाज में बड़े तरीके सलीके से बात कर रहा था। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, ज़मीनी हकायक इस बात के मुतकादी हैं कि फरीदपुर से आने वालों को राजगढ़ जाने के लिए निज़ाम कोट से गुजरना पड़ता है, और अगर इन आने वालों का ताल्लुक महकमा पुलिस से हो तो फिर इस इलाके में किसी भी नौयत की तफ्तीश के लिए निज़ाम कोट के थाने को एतमाद में लेना लाजमी ठहरता है। जी बिल्कुल यही बात है मलिक साहब, वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसीलिए तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जनाब। आपने बहुत अच्छा किया, आपसे ताउन करके मुझे बहुत खुशी होगी, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि फरीदपुर से निज़ाम कोट तक सफ़र के दौरान में आप लोगों को कोई ऐसी शय या कोई ऐसा मंजर नज़र आया जिससे गुमशुदगी के इस वाक़े पर कुछ रोशनी पड़ती हो? बिल्कुल नहीं मलिक साहब, नबी बख्श नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। लगभग 8 मील का ये रास्ता बिल्कुल साफ है। हमने इस सफ़र में अपनी आंखें और कान मुकम्मल तौर पर खुले रखे थे, और अगर रास्ते में किसी बंदे से मुलाकात हुई तो हमने उससे ज़रूरी पूछताछ भी की है, मगर ये तमाम तर कोशिश बेसूद साबित हुई है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं जनाब, मैंने तशफ़ी भरे अंदाज में कहा। इत्मीनान रखें कि आप मेरे पास आ गए हैं, इसलिए इन गुमशुदा मियाँ बीवी को ढूंढ निकालना अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो मेरे थाने की हदूद से गायब हुए हैं तो मैं इनका सुराग लगाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, नबी बख्श ने तशक्कुर आमेज नज़र से मुझे देखते हुए कहा। हमें आपसे यही उम्मीद थी जनाब आली, मैं आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैंने अपनी कलाई की घड़ी पर निगाह डालते हुए बड़े आज़म से कहा, आप सफ़र से आए हैं, कुछ खा पी कर थोड़ा आराम कर लें, फिर हम अपनी मुहिम का आगाज़ करते हैं। नबी बख्श ने सर हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाकर कहा, फरीदपुर से आए हुए इन मेहमानों के लिए मंजी बिस्तरे और खाने पीने का बंदोबस्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ ताकि ये हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं। ओके मलिक साहब, कांस्टेबल ने फरमाबरदारी से कहा। इनके जाने के बाद मैंने हवलदार शराफत अली को अपने कमरे में बुलाया। मैंने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उसे सूरत हाल से आगाह किया, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, अभी सूरज गरूब होने में 3 घंटे बाकी हैं और राजगढ़ हमारे थाने से महज 2 मील की दूरी पर वाक़या है। मैं समझता हूँ कि ये 3 घंटे राजगढ़ जाकर वापस आने और वहाँ पर सलमा के लवाहिकीन से पूछताछ करने के लिए काफ़ी हैं। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब, वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। तुम किसी कांस्टेबल को अपने साथ लेकर फौरन राजगढ़ रवाना हो जाओ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। गुमशुदा सलमा के माँ बाप का घर तलाश करने में तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं वहाँ के मामलात की हकीकत से आगाही चाहता हूँ, खसूसन ये नुक्ता कि सलमा और इसके शोहर की गुमशुदगी को 3 दिन गुजर गए हैं, मगर सलमा के घर वालों में से किसी ने हमारे पास आकर इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? मैं समझ गया मलिक साहब, वो सर को इस बाती जुम्बिश देते हुए बड़े एतमाद से बोला। मैं आज ही की तारीख में वापस आकर मुफस्सल रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जनाब। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, इन मियाँ बीवी की पुरइसरार गुमशुदगी वाले मामले के साथ थाना फरीदपुर भी जुड़ा हुआ है और वहाँ से 2 पुलिस एहलकार चलकर हमारे पास आए हैं, लिहाजा हम पर मामूल से कहीं ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं समझ सकता हूँ मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मैं मुतमईन हो गया और ज़रूरी हिदायत के साथ हवलदार शराफत अली को मौजा राजगढ़ रवाना कर दिया।
आइंदा रोज यानी 19 मई की सुबह मैं अपने अमले के एक सिपाही और फरीदपुर से आने वाले मेहमानों के साथ एक तांगे पर सवार होकर राजगढ़ की जानिब रवाना हो गया। इसके अलावा मैंने 2 कांस्टेबल्स की एक टीम बनाकर इन्हें निजाम कोट और फरीदपुर के बीच वाले इलाके की छानबीन के लिए भेज दिया था। वहीद और राशिद नामी वो कांस्टेबल्स घोड़ों पर सवार थे। गुज़िश्ता रात हवलदार शराफत अली ने वापस आकर जो कुछ बताया था वो मेरी तसल्ली के लिए काफ़ी नहीं था, लिहाजा मैं पूरी तरह तैयार होकर आज खुद मैदान में उतर आया था। ये गोया मेरे थाने की इज्जत का मामला था। चंद मिनट में हमारा तांगा राजगढ़ की हदूद में दाखिल हो गया। राजगढ़ एक दरमियाने साइज का गांव था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वहां आबाद घरों की तादाद 250 के करीब थी, जिनमें 1000 के करीब इंसान बसते थे। हम सीधे सलमा के घर पहुंच गए। सलमा का बाप गफ्फार अहमद एक छोटा काश्तकार था। इसकी उम्र 48 साल थी। गफ्फार के अलावा इसके घर में गुमशुदा सलमा की मां बरकत बीबी और सलमा का छोटा भाई मुश्ताक मौजूद थे। गफ्फार के पास 8 एकड़ ज़री अराज़ी थी, जिस पर वो दोनों बाप बेटा मिलकर काश्तकारी करते थे। मुश्ताक की उम्र 18 या इससे एक आध साल ज़्यादा रही होगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुश्ताक और गफ्फार अपने खेतों की तरफ जाने के लिए घर से निकल ही रहे थे। अपने सामने बावर्दी पुलिस एहलकारों को देखकर वो ठिठक गए और हिरासा नज़रों से कभी हमें और कभी एक दूसरे को तकने लगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं गफ्फार अहमद, मैंने सलमा के बाप की तरफ देखते हुए कहा। हम लोग आपकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। फिर मैंने मोतदिल अंदाज में इजाफा कर दिया, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ हम आराम से बैठकर बात कर सकें? गफ्फार ने इस बात में गर्दन हिलाई और हमें अपने घर में आने के लिए कहा। मैंने दोनों कांस्टेबल्स को बाहर तांगे में ही रुकने के लिए कहा और ख़ुद एएसआई नबी बख्श के साथ गफ्फार के घर में दाखिल हो गया। गफ्फार ने हमारी खातिरदारी के लिए हाथ पांव और ज़बान को जहमत देना चाहिए तो मैंने 2 टोक अंदाज में उसे मना कर दिया। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है गफ्फार अहमद, अगर तुम लोग मुझसे सच्चा ताउन करोगे तो ये काफ़ी होगा। वो दोनों बाप बेटा इस बात में सर हिलाने के बाद उदासी भरी सवालिया नज़रों से हमें देखने लगे। ये एएसआई नबी बख्श हैं, मैंने अपने साथी का तारुफ कराते हुए कहा। उधर फरीदपुर से मुताल्लिका थाने में तुम्हारी बेटी और उसके खामद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस सिलसिले में ये तफ्तीश करने यहाँ आए हैं, मगर अफसोस के इस वाक़े को 4 दिन गुजर गए और तुमने हमें इत्तला नहीं दी। क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं सरकार, कोई वजह नहीं, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि वो दोनों मियाँ बीवी खैर और आफियत से फरीदपुर पहुंच गए होंगे, लेकिन 2 दिन के बाद जब कदीर ने आकर हमें बताया कि वो लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे तो समझ लें कि हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। कदीर वही बंदा था जिसे गुमशुदा ज़फ़र अली के वालिदैन ने उधर राजगढ़ भेजा था ताकि ये पता चला सके कि वो मियाँ बीवी किस हाल में हैं। ज़फ़र अली अपने बूढ़े माँ बाप की अकलौती औलाद था और कदीर नामी वो बंदा उनका पड़ोसी था। थानेदार साहब, मुश्ताक ने मुझसे मुखातिब होते हुए गमज़दा आवाज़ में कहा। कदीर की सुनाई हुई खबर ने हमारे होश व हवास उड़ा दिए थे। हम अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक बाजी सलमा और ज़फ़र भाई की तलाश में लग गए। बस इसी अफरा तफरी में दिन पर दिन गुजरते गए और हमें एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि थाने जाकर आपको इस साने के बारे में बताएं। समझ लें हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं आप लोगों की ज़हनी कैफियत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैंने बैक वक्त इन बाप बेटी की तरफ देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा। इसीलिए मुझे जैसे ही इस सानहे की खबर हुई मैंने अपने हवलदार को इधर भेजा था, मगर आपने उसे कुछ भी ख़ास नहीं बताया। चुनाचा मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। हवलदार साहब ने हमसे जो भी पूछा हमने बताया। सलमा के बाप गफ्फार अहमद ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, इससे ज़्यादा हम कुछ जानते ही नहीं और इतने से काम नहीं चलेगा गफ्फार अहमद। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, वो दोनों कोई नन्हे बच्चे नहीं हैं कि ये सोच लिया जाए कि वो खेलते हुए कहीं दूर निकल गए होंगे।
और फिर वो वापसी का रास्ता भूल गए। लम्हाती तवक़्फ़ करके मैंने दोनों के चेहरों के तासुरात का बगौर जायज़ा लिया, फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, जितनी कहानी मुझे पता चली है, तुम्हारा दामाद ज़फ़र अली एक सीधा साधा और शरीफ नफ्स इंसान है। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है और माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत भी करता है, लिहाजा इस बात का इम्कान बाकी नहीं रहता कि वो अपनी बीवी को लेकर चुपचाप कहीं निकल गया हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। गफ्फार अहमद ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए मुज़म्मिल सी आवाज़ में बोला, ज़फ़र वाकई बहुत अच्छा इंसान है, इसने सलमा का बहुत ख्याल रखा हुआ है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, मगर इन दोनों के यूं अचानक गायब हो जाने से सब कुछ उलट कर रह गया है। गफ्फार अहमद, अचानक कुछ नहीं होता, मैंने ठोस अंदाज में कहा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब कुछ हो जाता है और वो वाक़या मुताल्लिक़ा अफराद के लिए गैर मुतवक्का होता है तो उसे अचानक का नाम दे दिया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसे हर छोटे बड़े वाक़े के पीछे कोई ना कोई मनसूबाबंदी ज़रूर होती है। इसका क्या मतलब हुआ थानेदार साहब? मुश्ताक ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मतलब ये कि तुम्हारी बहन बहनोई को किसी ने सोची समझी साजिश के तहत गायब किया है। मैंने हकीकत पसंदी से काम लेते हुए कहा, और इस किस्म की हरकत कोई दुश्मन ही कर सकता है, मगर हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। गफ्फार अहमद ने उलझन ज़दा लहजे में कहा, और न यहाँ और न ही उधर फरीदपुर में। ज़फ़र भी एक अमन पसंद और सबके साथ निभाह कर रखने वाला इंसान है। आज तक उसका किसी से मामूली सा भी झगड़ा नहीं हुआ। बहुत सारी नफ़रतें, कदूरतें और अदावतें दिलों में निहायत ही खामोशी से पलती रहती हैं गफ़ार अहमद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ऐसे दुश्मन बहुत ज़्यादा मोहलिक और ख़तरनाक साबित होते हैं। बहरकैफ, मैंने मानीखेज़ अंदाज में बात अधूरी छोड़ी, फिर गफ़ार अहमद की आंखों में देखते हुए इस्तफ़सार किया। सलमा और ज़फ़र 15 मई की सुबह कितने बजे यहाँ से रवाना हुए थे? यही कोई 9 बजे सुबह, गफ़ार ने जवाब दिया। ज़फ़र इससे एक रोज़ पहले यानी 14 मई की दोपहर यहाँ पहुँचा था। मैंने पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक वो 14 और 15 मई की दरमियानी रात इधर ही तुम्हारे घर में ठहरा था। अच्छी तरह सोचकर बताओ, वो तुम लोगों को किस तरह भी परेशान, फिक्रमंद या उलझा हुआ दिखाई तो नहीं दिया था, जैसे वो किसी गहरी सोच में मुब्तला हो? नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात हमें महसूस नहीं हुई, मुश्ताक ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। ज़फ़र भाई बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, बल्कि उस रात तो हम देर तक जागकर गपशप करते रहे थे। ज़फ़र भाई ने मुझे कई लतीफ़े भी सुनाए थे। ये भी तो हो सकता है इन्हें रास्ते में कोई हादसा पेश आ गया हो। गफ्फार ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कहीं ना कहीं हमें इसके आसार ज़रूर नज़र आ जाते। नबी बख्श ने रसानियत भरे लहजे में कहा, हम लोग फरीदपुर से निज़ाम कोर्ट के सफ़र में गिरदोबेश का अच्छी तरह जायज़ा लेते हुए थाने पहुँचे थे, और अभी निज़ाम कोर्ट से राजगढ़ आते हुए भी हमने अपनी उकाबी आंखें खुली और दिमाग को हाजिर रखा हुआ था। बाकी जहां तक इन्हें कोई हादसा पेश आने की बात है तो मेरे हिसाब से इस हादसे को अगवा का नाम दिया जा सकता है। ये तो आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, मुश्ताक ने बेबसी से कहा। जब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं तो फिर इन दोनों को कौन अगवा करेगा और किस मकसद के लिए? अगर ये अगवा बराए तावान का मामला है तो 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अगवाकार खामोश क्यों बैठे हैं? जवान, तुम्हारे सोचने का अंदाज मुतासिर कुन है, जिससे तुम्हारी जहानत का इजहार होता है। मैंने मुश्ताक की तरफ देखते हुए तारीफी अंदाज में कहा, ऐसी सूरत में अगवाकार की जानिब से कोई ना कोई मुतालबा ज़रूर सामने आना चाहिए था, मगर सच तो ये है कि तुम्हारे बहन बहनोई का अगवा मुसद्दिका नहीं है। ये तो नबी बख्श साहब एक इम्कान की बात कर रहे हैं। खैर, मैं थोड़ी देर के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए सवाल किया, इन 4 दिनों में तुम लोगों ने इन गुमशुदा मियाँ बीवी को कहाँ कहाँ तलाश किया है? निज़ाम कोर्ट में मेरी बड़ी बहन खदीजा रहती है, गफ्फार ने जवाब दिया। खदीजा के शोहर का नाम मतलूब हुसैन है। बस हमने उन्हीं लोगों
लोगों के यहाँ सलमा और ज़फ़र को तलाश करने की कोशिश की थी। हालांकि वो मियाँ बीवी उधर का रुख नहीं करते थे। यूँ समझ लें कि राजगढ़ और निज़ाम कोट में किसी को मालूम नहीं कि सलमा और ज़फ़र कहाँ गुम हो गए हैं। यहाँ जैसी सूरत हाल उधर फरीदपुर में भी है। एएसआई ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, ज़फ़र के माँ बाप के सिवा उसका कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पूरे फरीदपुर में अपने बेटे और बहू को ढूंढने की कोशिश की है, मगर कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। पता नहीं उन्हें ज़मीन ने निगल लिया है या आसमान ने खा लिया है। गफ्फार अहमद ने रूहान सी आवाज़ में कहा, मेरा तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इन दोनों के बारे में सोचता हूँ तो सर में दर्द होने लगता है। अम्मी जी की हालत भी बहुत ख़राब है। मुश्ताक ने दुखी लहजे में कहा। वो सलमा बाजी को याद कर करके रोती हैं और रोने के दौरान ही में बेहोश हो जाती हैं। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाल रखा है। पता नहीं, गफ्फार ने दिल गिरफ्तार अंदाज में कहा, हमारे हंसते बसते घर को किस बदखा की नज़र लग गई है। आप लोगों के परेशान होने से ये मसला अगर हल होना होता तो सलमा और ज़फ़र कब के बादियाब हो चुके होते। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, तुम खुद को और एक दूसरे को संभालने की कोशिश जारी रखो। बाकी जहाँ तक इन गुमशुदा मियाँ बीवी को ढूंढने का काम है तो वो अब हमारी जिम्मेदारी है। मैंने एक टीम को निज़ाम कोट और फरीदपुर के दरमियान के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारने के लिए रवाना कर दिया है और मैं खुद यहाँ से निकलकर निज़ाम कोट तक के 2 मील के इलाके को एक मरतबा फिर खंगालूंगा। और इस नेक काम में मैंने मुश्ताक की जानिब इशारा करते हुए अपनी बात पूरी कर दी। तुम मेरा साथ दोगे? मैं, वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, हाँ तुम। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए अटल लहजे में कहा, तुम एक ज़हीन नौजवान हो और इन मियाँ बीवी की बादियाबी के ख्वाह भी, लिहाजा इस मुहिम जोई में तुम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हो। लेकिन मैंने इस किस्म का काम कभी किया नहीं है थानेदार साहब। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया होगा। कोई भी नया काम इंसान अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही करता है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कोई अपनी माँ के पेट से कुछ भी सीख कर नहीं आता। कुछ सीखने और पाने के लिए तजर्बा तो करना ही पड़ता है। मुश्ताक, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या जवाब दूं। वो हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में बोला, मैंने तुमसे जवाब मांगा है और ना ही तुम्हें फैसले का इख्तियार दिया है। मैंने ठोस अंदाज में कहा, मैंने तय कर लिया है कि तुम्हें हमारे साथ चलना है तो बस हर हाल में चलना है, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने इस बात में गर्दन हिला दी। हमारी कोशिश में कोई कमी थी और ना ही हौसले में किसी किस्म की पस्ती, मगर दिन भर की तलाश बसियार के बावजूद भी गोहरे मकसूद हाथ लगा था। ना ही ऐसे आसार नजर आए थे जो सलमा और ज़फ़र की पुरइसरार गुमशुदगी का मामला हल करने में मुअव्विन साबित होते। हम शाम से थोड़ी देर पहले वापस थाने आ गए। थाने पहुंचकर एएसआई नबी बख्श ने कदरे मायूसी से कहा, मलिक साहब, ये मामला तो मेरी तवक्को से ज़्यादा ही गंभीर साबित हो रहा है। पता नहीं हमें और कितने दिन यहाँ क़याम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज की रात, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। वो आंखें सुकेड़ कर मुझे देखते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं जनाब। मैंने आपके सामने अपने अमले के 2 एहलकारों को निज़ाम कोट और फरीदपुर के दरमियान वाले 8 मील के इलाके की खाक छानने के लिए भेजा हुआ है। मैंने रसानियत भरे लहजे में जवाब दिया, वहीद और राशिद आज रात किसी वक्त अपने मिशन से लौट आएंगे और इनके पास 2 में से एक इत्तला ज़रूर होगी। या तो आपके भेजे हुए सिपाही कामयाब लौटेंगे या फिर नाकाम। नबी बख्श ने मेरी आंखों में देखते हुए मानी खेज अंदाज में कहा, आप यही कहना चाह रहे थे ना? बिल्कुल यही। मैंने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, अगर वो लोग गुमशुदा मियाँ बीवी का सुराग लगाने में कामयाब हो गए तो शिमाली और जनूबी थानों की पुलिस का काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर वो हमारी ही तरह बेनील बराम लौट आए तो इस सूरत में हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी को इनफरादी तौर पर उठाना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि लम्हाती तवक्कुफ
तारुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की। फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अपने थाने की हदूद में सलमा और जफ़र की तलाश का बेड़ा मैं उठाऊंगा और तुम लोग अपने थाने की हदूद में उन्हें ढूंढने का काम जारी रखोगे। आपने असूल की बात की है मलिक साहब। नबी बख्श ने तारीफी नज़र से मुझे देखा। इस मामले को निपटाने के लिए इससे बेहतर पॉलिसी और कोई हो भी नहीं सकती। तो फिर ठीक है, मैंने बात ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा, तुम लोग खाओ पियो और आराम करो, मैं भी अपने क्वार्टर में जाता हूँ। जब राशिद और वहीद अपने मिशन से वापस आएंगे तब की तब देखी जाएगी। सब ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया, जो थाने की मरकजी इमारत के अकब में बना हुआ था। मैं इस बात का जिक्र करना भूल गया कि गुमशुदा सलमा के छोटे भाई मुश्ताक को हमने दिन भर अपने साथ रखा था और जब थाने वापस आ रहे थे तो उसे हमने घर जाने की इजाज़त दे दी थी। मई का महीना अपने गर्म मिजाज की वजह से हर जी नफ्स के लिए तकलीफ दह बल्कि अजाबनाक हो जाता है। हमने वो पूरा दिन चलचलाती हुई दोपहर में गुजारा था। इन दिनों गंदम की फसल की कटाई का सीज़न चल रहा था। अक्सर खेत फसल से खाली हो चुके थे, बाकी मानदा खेतों में गंदम की कटाई का अमल जारी था। मैंने अपने क्वार्टर में आने के बाद सबसे पहले ठंडे पानी से गुस्ल किया, इसके बाद खाना खाया और सहन में बिछी चारपाई पर लेटकर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। बहुत सी चीज़ें मेरे सामने थीं, मगर फिर भी किसी नतीजे पर पहुंचने में दिक्कत ही दिक्कत से वास्ता पड़ रहा था। इसका एक ही मतलब था कि इस केस की जंजीर की बाज़ कड़ियाँ गायब थीं, जिसकी वजह से बात बनकर नहीं दे रही थी। गोया मैं काफ़ी कुछ जानने के बावजूद भी सही मानों में कुछ नहीं जानता था। गफ़ार और इसके बेटे मुश्ताक ने मुझे बताया था कि इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। कुछ ऐसा ही बयान गुमशुदा ज़फ़र अली के वालिदैन का भी था और मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मियाँ बीवी अपने किसी बदखा की साजिश का शिकार होकर यूं मंदिर से गायब हो गए थे कि जैसे रोए ज़मीन पर कभी उनका वजूद था ही नहीं। लेकिन 15 मई से पहले वो लोग एक जीती जागती हकीकत थे, लिहाजा इनकी गुमशुदगी का राज पाना मेरे लिए लाजिम हो गया था और मेरे जहन के किसी गोशे में ये यकीन जागजी था कि जल्द या बदेर मैं इन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में खोज ही निकालूंगा। मेरा दिमाग इन्हीं पुरपेच सोचों के ताने और पेटे में उलझा हुआ था कि क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। थोड़े वक्फे के बाद दोबारा दस्तक हुई तो मैं चारपाई छोड़ने पर मजबूर हो गया। इस वक्त कौन आ सकता है, इस सोच के साथ मैं दरवाजे की सिमत बढ़ने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हवलदार को खड़े पाया। शराफत अली तुम? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही है मलिक साहब, वो बुझे हुए लहजे में बोला। आपको एक इत्तला देना थी, इसलिए डिस्टर्ब करने चला आया। अंदर आ जाओ, मैंने इसके लिए रास्ता छोड़ते हुए कहा। बैठकर आराम से बात करते हैं। 1 मिनट से भी कम वक्त में शराफत अली क्वार्टर में दाखिल होकर मेरे रूबरू बैठ चुका था। मैंने मुतदल अंदाज में कहा, हाँ बताओ क्या बात है? वहीद और राशिद अपने मिशन से वापस आ गए हैं। उसने जवाब दिया, वो आपको अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। इन दोनों की हिम्मत को क्या हुआ? मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया। मैंने तो सबको इस अमर की इजाज़त दे रखी है कि अहम मामले के लिए किसी भी वक्त मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। वो तो ठीक है मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन इनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं रही, शायद इसलिए। ओह तो ये बात है। हवलदार ने बात अधूरी छोड़ी तो मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा, वो जिस मकसद के लिए थाने से रवाना हुए थे उसे हासिल करने में नाकाम रहे हैं। जी मलिक साहब, उसने मुख्तसरन कहा। मकसद का हसूल इंसान के इख्तियार से बाहर होता है शराफत अली, क्योंकि इसका मामला कादिर मुतलक के हाथ में है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है और वो भी खलूस नीयत के साथ, दुरुस्त सिमत में। नताइज को कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए उदास लहजे में बोला। मैंने पुरसोच नज़र से हवलदार को देखा और पूछा,
क्या शिमाली थाने से आए हुए मेहमानों को ये बात बता दी गई है? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इन दोनों का भी इसरार था कि मैं आपको मुत्तला करके इनके लिए इजाज़त हासिल कर लूं। कैसी इजाज़त? मैंने चौंक कर हवलदार की तरफ देखा। वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि निज़ाम कोर्ट में इनका काम ख़त्म हो गया है। हवलदार ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, वो कल अलग सुबह वापस जाने का इरादा रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इनके प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं। वो आपकी थाने आमद से पहले ही निकल जाएंगे। इंसान की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो अमूमन अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर या तो थक जाता है और या फिर मायूसी उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, 100 में से 90 लोगों के केस में यही होता है शराफत अली। वो कामयाबी और नाकामी के दरमियान खींची हुई बारीक सी लाइन को देख ही नहीं पाते और तुम्हारे साथ भी कुछ इसी तरह का मामला चल रहा है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और इज़तरारी लहजे में बोला, मलिक साहब, मैं तो ASI नबी बख्श और इसके हमरा आने वाले कांस्टेबल मजहर अली की बात कर रहा था और मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ शराफत अली। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि कल रात से तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। ये दिल बर्दाश्तगी किस लिए? क्या मौजूदा हालात ने तुम्हारी भैंस चुरा ली है या महकमा पुलिस की सर्विस ने तुम्हारे आसाब को तोड़ फोड़ कर रख दिया है? ऐसी मुदमहली और बददिली किस लिए शराफत अली? बात दिल बर्दाश्तगी या मुदमहली की नहीं है मलिक साहब। वो जल्दी से बोला। मैं पूछे बिना न रह सका, फिर क्या बात है? कल आपने मुझे एक अहम काम सौंपकर राजगढ़ भेजा था। वो नदामत आमीज लहजे में बोला, और मेरी कारकर्दगी सिफर से आगे नहीं बढ़ सकी। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ जनाब। क्या तुम्हारी ये शर्मिंदगी गुमशुदा मियाँ बीवी का सुराग लगाने में मेरे लिए मददगार साबित हो सकती है? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, चुपचाप गर्दन झुकाकर अपने हाथों को घूरने में मसरूफ रहा। देखो शराफत अली, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम भी इस नादीदा बारीक लाइन के नज़दीक पहुंचकर हौसला हार रहे हो जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया है। तुमने गुज़िश्ता रोज़ अगर कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखाई तो आज हमने कौन सा सोमनाथ का मंदिर फतह कर लिया है। हम शिमाली और जनूबी थानों की मुश्तरका टीम भी तो कोई ख़ास खातिर का कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। हालांकि हमने आज का पूरा दिन कड़ी धूप में भूखे प्यासे इस गुमशुदा जोड़े को तलाश करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जी मलिक साहब, उसने मुख्तसरन कहा, हर काम के होने का कुदरत ने एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर रखा है और इस काम को मुकर्ररा वक्त से पहले किया जा सकता है और ना ही बाद पर टाला जा सकता है। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, हमारा ये मिशन भी अपने मखसूस वक्त पर ही मुकम्मल होगा। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। बस इस पॉइंट पर मुतमईन रहते हुए हमें नताइज का मामला कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। समझ गया मलिक साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर किसी फौरी ख्याल के तहत कहा, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। मैंने कल सखी नामी एक बंदे की खसूसी ड्यूटी लगा दी है। हवलदार ने अपनी बात की वजाहत करते हुए बताया, सखी मोची का ताल्लुक हमारे कस्बे निज़ाम कोट ही से है और वो चलता पुर्जा किस्म का इंसान है मलिक साहब। वो निज़ाम कोट के अलावा राजगढ़ के वसनीकों को भी अच्छी तरह जानता है। मैंने सखी मोची से कहा है कि वो मामलात पर गहरी नज़र रखे और जैसे ही कोई काम की बात मालूम हो सीधा थाने आकर मुझे बताए। मैंने इससे छोटे मोटे इनाम का वादा भी किया है। इस किस्म के इनामात हमें अपनी जेब खास से मुखबरों को देना पड़ते हैं क्योंकि इसका कोई सरकारी या नीम सरकारी हिसाब नहीं होता। मैंने कहा, बहरकैफ तुमने अच्छा काम किया है। अगर तुम्हारा वो खबरी सखी मोची काम की कोई खबर लेकर हमारे पास आता है तो मैं खुद उसे इनाम दूंगा। इसी नौयत की हिदायत मैंने आज शाम में मुश्ताक को भी दी थी, मगर किसी इनाम के वादे के बगैर।
ताहम इसने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही सलमा और जफर के बारे में कोई अहम बात पता चली वो मुझे बताएगा। हवलदार शराफत अली की झुकी हुई गर्दन मेरी बातों से उठ चुकी थी। उसने एक नए अज़्म का इजहार किया और मुझे सलाम करके मेरे क्वार्टर से रुखसत हो गया। हवलदार शराफत अली के मुखबर सखी मोची ने कोई कारकर्दगी दिखाई और ना ही मुश्ताक की जानिब से कोई कारामद इतला मौसूल हुई, लेकिन बुध 20 मई की दोपहर एक ऐसे वाक़े ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर दी जो मामूलात से हटकर और फिक्र अंगेज था। इस वाक़े का ताल्लुक निज़ाम कोट के एक मतरूक कुएं से था। मज़कूरा मतरूक कुआं बेरी वाला खूह कहलाता था, लेकिन वो किसी के इस्तेमाल में नहीं था क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले इसका पानी सूख गया था। जब वो कुआं गांव वालों के किसी काम का नहीं रहा तो उन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक दूसरा कुआं खोद लिया था। अब मुद्दतों से इस बेरी वाले खूह की जानिब लोगों का आना जाना नहीं था, मगर कौवों और चीलों को इस नाकारा और खुश्क कुएं में अपने मतलब की कोई शय मिल गई थी। इसीलिए वो इसकी टूटी फूटी कगार पर बैठे चीख चिल्ला रहे थे। इनके इस बेहंगम शोर से खुशी और जोश जाहिर होता था। इसी नस्ल के लातादाद मुर्दार खोर परिंदे कुएं के ऊपर वाले आसमान में चकराते देखे जा सकते थे। मुझे इस वाक़े की इतला मिली तो मैं कांस्टेबल वहीद के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गया। वहां लगभग 20 अफराद पहले से मौजूद थे। मैंने सबको पीछे हटाया और आगे बढ़कर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। मैं जैसे ही मतरूक कुएं की मंडेर के नजदीक पहुंचा, दिमाग को सुन कर देने वाला बदबू का एक भभका मेरी नाक से टकराया। बेसाख्ता मेरा एक हाथ नाक पर चला गया और कदम जहां थे वहीं रुक गए। वो बदबू इस मतरूक कुएं के अंदर से आ रही थी। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि बेरी वाले इस मतरूक खूह के ज़ेरी हिस्से में कोई गोश्त पोस्त का हामिल जानदार मुर्दा हालत में मौजूद होगा। आसमान पर चकराते हुए चील कौवे भी इसी जानिब इशारा कर रहे थे। मैंने मजमे में से 4 अफराद की एक टीम बनाई। वो चारों जवानुल उम्र और सेहतमंद थे। इनका ताल्लुक कस्बा निज़ाम कोट ही से था। मेरे हुक्म पर वो चारों मजबूत रस्सों की मदद से इस खुश्क मतरूक कुएं के अंदर उतरे। मेरी हिदायत की रोशनी में उन्होंने अपने चेहरों पर डांठे बांध लिए थे, जिससे आंखों के सिवा बाकी तमाम चेहरा ढक गया था। खसूसन नाक के मकाम पर डांठों को इतना ढीला रखा गया था कि सांस की आमदोशद तो जारी रहे, मगर बदबू इनके फेफड़ों तक रसाई हासिल न कर पाए। मुझे खदशा था कि इस हंगामी कार्रवाई के दौरान में वो लोग कहीं तेज़ और नागवार बदबू की वजह से अपने औसान न खो बैठें। अगर वो मुसलसल इस बदबू में सांस लेते रहते तो इनका बेहोश हो जाना लाजमी था। 1 घंटे की आसाब शिकन और जान तोड़ तग-ओ-दो के बाद मतरूक कुएं के अंदर से 2 अफराद की लाशें बरामद कर ली गईं। इनमें से एक मर्द और दूसरी एक औरत की लाश थी। इनके अबदान की अबतर हालत को देखकर बखूबी ये अंदाज़ा हो जाता था कि इन्हें अजियत से गुजारने के बाद बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार कर इस कुएं में फेंक दिया गया था। इनका कातिल जो कोई भी था या थे वो इंतहाई सफाक और बेरहम रहे होंगे, और इन दोनों के जानी दुश्मन भी। पिछले 5 रोज से राजगढ़, निज़ाम कोट और फरीदपुर नामी तीनों मौज़ात में सलमा और जफर की पुरइसरार गुमशुदगी की खबर जंगल की आग की मानद फैली हुई थी। लिहाजा मतरूक कुएं से निकाले जाने वाली इन दोनों लाशों की शनाख्त कराने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ये तो मतलूब हुसैन के साले गफ़ार अहमद की बेटी सलमा है। मजमे में से मौजूद एक शख्स ने औरत की लाश की जानिब इशारा करते हुए कहा। दूसरा बोला, सलमा के साथ इसका घरवाला जफर भी मुर्दा पड़ा है। अलगर्ज वहाँ मौजूद ज़्यादातर अफराद ने इस अमर की तस्दीक कर दी कि कुएं से निकाले जाने वाली वो 2 लाशें इन्हीं मियाँ बीवी की थीं, जिन्हें गुज़िश्ता 5 दिन से इनके लवाहकीन के अलावा शिमाली और जनूबी थानों की पुलिस भी बड़ी शद्दोमद से ढूंढ रही थी। मैंने फ़ौरन एक बंदे को राजगढ़ की जानिब दौड़ाया ताकि वो गफ़ार और मुश्ताक को मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर सके। इसके बाद मैंने दोनों लाशों को चादरों से ढांप दिया और वक़्वे की कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया। इस ज़रूरी काम को निपटाने में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया। इस वक्त तक सूरज सर के ऊपर आ चुका था और इसने आतिशबारी के अमल का आगाज़ कर दिया था। वो मतरूक कुआं
बेरी वाला खूह इसलिए कहलाता था कि इसके नज़दीक बेरी का एक तनावर दरख्त इस्तादा था जिसकी छांव घनी और ठंडक बरदार थी। मैंने सलमा और जफर की लाशों को इसी छांव में रख दिया था। मैं वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर ही रहा था कि एक उधेड़ उम्र शख्स आगे बढ़ा और मेरे नज़दीक आकर इसने अजीब से लहजे में कहा, मेरा नाम मतलूब हुसैन है और मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ। मैंने इन लाशों को पहचान लिया है। ये बदबख्त गफ़ार की बेटी सलमा और इसका खामद जफर है। मेरा मतलब है ये इनकी लाशें हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं राजगढ़ जाकर गफ़ार अहमद और इसकी बेटी मुश्ताक से मिला था तो गफ़ार ने अपने बहनोई मतलूब हुसैन का जिक्र किया था और इस वक्त मैंने गफ़ार के लहजे में मतलूब के लिए किसी किस्म की नापसंदीदगी को महसूस नहीं किया था, सिवाय इसके कि गफ़ार ने बताया था सलमा और जफर अमूमन मतलूब हुसैन के घर जाते नहीं हैं। इसके बावजूद भी हमने इन्हें निज़ाम कोर्ट में तलाश किया है, लेकिन अभी मतलूब हुसैन ने गफ़ार के लिए बदबख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और इस अदायगी के वक्त इसके चेहरे के तासुरात में मुझे गफ़ार के लिए नफ़रत की झलक दिखाई दी थी। तुमने गफ़ार के लिए बदबख्त का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है मतलूब हुसैन? मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। थानेदार साहब, आप सियाने बयाने आदमी हैं। वो संभले हुए लहजे में बोला, गफ़ार मेरा साला है, इसलिए मैं इसे आपसे ज़्यादा जानता हूँ। बहरहाल इसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर बात बदलते हुए बोला, जिस बंदे की बेटी को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाए उसे आप खुशबख्त कैसे कह सकते हैं जनाब? बात तो तुम्हारी ठीक है मतलूब हुसैन, मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, लेकिन ये मौका ऐसी बात करने का नहीं है। इससे जाहिर होता है कि मैंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़कर मतलूब हुसैन के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया तो मुझे वहाँ गहरा तदब्बुर नजर आया। ताहम इसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मैं भी उसे नज़रअंदाज करके दूसरे लोगों के साथ मसरूफ़ हो गया। आइंदा 1 घंटे में मैंने दर्जन भर अफराद से पूछताछ की, जिनमें से बेशतर ने सलमा और जफर की लाशों को पहचान लिया था, लेकिन इनमें से कोई एक भी ये नहीं जानता था कि इन मियाँ बीवी की मौत में किस शख्स या अशखास का हाथ हो सकता है। इन मियाँ बीवी की लाशों की ज़ाहिरी हालत बताती थी कि इन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 4-5 दिन हो गए थे। वो मतरूक कुआं गांव की आबादी से थोड़ा हटकर खेतों के अंदर वाक़ था। इसका पानी खुश्क हो जाने के बायस निज़ाम कोर्ट के बासी इधर का रुख नहीं करते थे, इसलिए भी किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया था। ये तो भूखे कौवों और चील गिद्धों का भला हो कि उन्होंने लोगों की तवज्जो इस कुएं की जानिब मबजूल कराई थी और नतीजतन मैं वहां पहुंच गया था। मौसम की शिद्दत के बायस सलमा और जफर की लाशों को ज़्यादा देर तक यूं खुले में नहीं छोड़ा जा सकता था, लिहाजा मुश्ताक और गफ़ार के जाए वारदात पर पहुंचने के बाद मैंने कांस्टेबल वहीद की निगरानी में दोनों लाशों को पोस्टमार्टम की गर्ज से ज़िली अस्पताल रवाना कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल सकता था कि इन मियाँ बीवी की मौत कब और किन हालात में वाक़या हुई थी। मैंने वहाँ मौजूद लोगों पर निगाह डालकर मतलूब हुसैन को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं दरअसल मतलूब की मौजूदगी में गफ़ार से 2-4 अहम बातें करना चाहता था, मगर अब ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। मैं गफ़ार अहमद को एक तरफ ले गया और कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, मतलूब हुसैन तुमसे किस बात पर खफा है? इसने चौंक कर मुझे देखा और गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। और आपने ये सवाल क्यों किया थानेदार साहब? मैंने इसकी बौखलाहट और घबराहट को मौजूदा हालात के खाते में डाल दिया। वो अपने सीने में एक बाप का दिल रखता था। इसके जिगर का टुकड़ा सलमा पिछले 5 दिन से लापता थी और अब इसकी लाश दरियाफ्त हुई थी, और वो भी इसके शोहर के साथ। गफ़ार ने अपनी बेटी और दामाद की लाशों को देखा था, जिसके बाद इसकी ज़हनी हालत को ठिकाने पर रहना मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है गफ़ार अहमद। थोड़ी देर पहले मतलूब हुसैन यहाँ मौजूद था और मैंने इससे भी इन दोनों लाशों के बारे में चंद सवालात किए थे। इसने मुझे बताया कि सलमा बदबख्त गफ़ार की बेटी है। बस मैंने इसीलिए तुमसे पूछ लिया कि वो तुमसे क्यों खफा है, क्योंकि कोई किसी को ऐसे ही तो बदबख्त नहीं कह देता ना। थानेदार साहब, साले बहनों
बीवी का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। वो एक तवील और बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, सच्ची बात तो ये है कि हम में कभी नहीं बनी, बस रस्मी ताल्लुकात चले आ रहे हैं। किसी खुशी या गमी के मौके पर सरसी सी मुलाकात भी हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलूब हुसैन एक मगरूर और ख़ुद पसंद इंसान है और वो मुझे खुद से कमतर समझता है। शायद इसकी वजह ये हो कि इसके पास मुझसे ज़्यादा दरिया राज़ी है। मैंने गफ़ार अहमद की आखिरी बात पर कोई तबसरा करना ज़रूरी न जाना। ये एक हकीकत है कि गांव देहात में लोगों को नापने का बुनियादी पैमाना दो चीज़ों पर सेट है। नंबर एक, कौन किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। नंबर दो, वो कितनी ज़मीन का मालिक है। गफ़ार अहमद, तुम कल दोपहर में थाने आकर मुझसे मिलो। मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, मैं हाजिर हो जाऊँगा, वो फर्मा बरदारी से बोला। फिर पूछा, सलमा और ज़फ़र की लाशें कब तक अस्पताल से वापस आ जाएंगी। कल दोपहर से शाम के दरमियान किसी भी वक्त, मैंने जवाब दिया। मैं ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद सलमा की लाश तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। और ज़फ़र की लाश, उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। जाहिर है ज़फ़र अली की लाश उसके वारसों यानी उसके वालिदैन के हवाले की जाएगी, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। और अगर ज़फ़र के वालिदैन ने ज़िद की कि दोनों मियाँ बीवी की लाशों को उधर फरीदपुर में दफनाना है तो मैं उनकी इस ख्वाहिश के रास्ते में दीवार खड़ी नहीं करूँगा। ऐसी ख्वाहिश तो हम भी जाहिर कर सकते हैं ना। गफ़ार ने ठहरे हुए लहजे में कहा कि सलमा और ज़फ़र को राजगढ़ के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। मैं तुम्हारी ख्वाहिश की भी मुखालफत नहीं करूँगा गफ़ार अहमद, क्योंकि ये हक मुझे हासिल नहीं है। मैंने हतमी लहजे में कहा, मेरा काम इन लाशों को इनके लवाहिकीन तक पहुँचाना है। तजहीज़ व तकफीन का फैसला तुम लोग बाहमी मुशावरत से कर लेना। मेरी बात इसकी समझ में आ गई। मैंने मजीद कहा, इस वक्त मुझे लाशों की तदफीन से भी ज़्यादा अहम मरला दरपेश है गफ़ार अहमद। मैं ये मालूम किए बगैर एक लम्हा भी सुकून से नहीं बैठ सकता कि इन दोनों इंसानों की इस अज़ियतनाक मौत का जिम्मेदार कौन है, और ये काम मैं तुम्हारी मदद के बगैर नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे तावन के लिए तैयार हो। एक लम्हा सोचे बगैर इसने इस बात में गर्दन हिला दी। 21 मई बरोज़ जुमरात की सुबह नाश्ते के बाद मैं तैयार होने लगा तो गुज़िश्ता रात वाली यूनिफॉर्म की जेब से बरामद होने वाली एक शय ने मुझे चौंका दिया, और वो शय थी एक लाकट। कल जब मैं जाए वकुआ पर इन मियाँ बीवी की लाशों का मुआयना कर रहा था तो कांस्टेबल वहीद बेरी वाले खूह के गिरदो नवाह के जायजे में मसरूफ़ था, और ये लाकट उसी को उस मतरोक कुएं से थोड़े फासले पर पड़ा मिला था। फिर जब मैंने वहीद को इन लाशों के हमरा दिल्ली अस्पताल रवाना किया तो उसने मज़कूरा लाकट मुझे दे दिया था और मैंने उसे अपने पतलून की जेब में रख लिया था। बाद अज़ां मैं वकुआ पर मौजूद लोगों से पूछ गुछ में इस कदर मसरूफ़ हो गया कि लाकट तो मेरी जेब में मौजूद रहा, लेकिन उसका ख्याल मेरे जहन से इधर उधर हो गया था। मता ज़िक्रा बाला लाकट दर हकीकत बड़े साइज का एक सुर्ख अकीक था, जिसका वजन मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 कैरात के बीच होगा। इस अकीक को चांदी के मखसूस फ्रेम में बड़ी खूबसूरती और महारत के साथ जड़ा गया था और इसे गले में लटकाने के लिए किसी जंजीर की बजाय 7 रंग के रेशमी धागे से गुजारा गया था। मैं अपने कमरे में आकर बैठा तो हवलदार शराफत अली मेरे पास आ गया। उसने अदब से मुझे सलाम किया। मैंने उसे बैठने का इशारा करने के बाद पूछा, शराफत अली, तुमने अपने उस मखबर का क्या नाम बताया था? सखी जनाब, सखी मोची। तुमने उस बंदे के लिए चलता पुर्जा के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैंने हवलदार के चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया, तुम्हारे इस होशियार प्यादे ने कोई खुशखबरी दी कि नहीं? वो अपने काम में लगा हुआ है मलिक साहब, शराफत अली ने मोतदिल अंदाज में कहा। मुझे उम्मीद है जल्द ही वो मुफीद मालूमात फराहम करेगा। तुमने बताया था कि सखी मोची राजगढ़, निज़ाम कोट और फरीदपुर में बसने वाले लोगों को अच्छी तरह जानता है। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मैंने राजगढ़ और निज़ाम कोट का जिक्र किया था मलिक साहब। वो तस्हीह करने वाले अंदाज में बोला, फरीदपुर के हवाले से मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। तुम अपने मुखबर को फौरन यहाँ बुला लो। मैंने दो टोक अंदाज में कहा। मैंने उसके लिए एक काम निकाला है। उसने उलझन ज़दा नज़र से मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर अकीक वाला लाकट बाहर निकाला और उसे हवलदार की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये लाकट कल हमें जाए वकुआ पर पड़ा मिला था।
अगर किसी तरह ये मालूम हो जाए कि इसका मालिक कौन है तो फिर सलमा और जफर के कत्ल का मामला आसानी से हल हो जाएगा। हवलदार ने लाकट को अपने हाथ में लेने के बाद बगौर देखा, फिर मायूसी में नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने इस लाकट को आज पहली मर्तबा देखा है, लिहाजा इस बारे में मुझे किसी भी तरह की मालूमात नहीं है। मैं सखी को बुलाता हूँ, मुझे उम्मीद है वो ज़रूर हमें कुछ बताएगा। इसके बाद हवलदार मेरे कमरे से बाहर निकल गया। कल का दिन बहुत मसरूफ गुजरा था, जिस पर दौड़ धूप की तरकीब बिल्कुल फिट बैठती थी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मैंने चलचलाती हुई धूप में अच्छी खासी दौड़ें लगाई थी। मौसम आज भी निहायत ही गर्म था, लेकिन फिलहाल आउटडोर मसरूफियत का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, मगर वही बात कि मौत, गाहक और फरियादी का कोई भरोसा नहीं, ये किसी वक्त भी आ सकते हैं। आधे घंटे बाद हवलदार फिर मेरे सामने मौजूद था। अब की बार उसके साथ सांवली रंगत वाला एक शख्स भी था। शराफत अली ने बंदे का तारुफ सखी के नाम से कराया तो मैंने इन दोनों को अपने सामने बैठने के लिए कहा। सखी मोची की उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। जैसा कि मैंने बताया, वो गहरी सांवली रंगत का मालिक एक मुतनासिबुल बदन, दरमियाना कद इंसान था। मैंने जाए वकुआ से मिलने वाला लाकट उसे दिखाते हुए कहा, हवलदार ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है सखी। मुझे पता चला है कि तुम राजगढ़ और निजाम कोट के एक एक वसनैक को अच्छी तरह जानते हो, जितना कि अपने हाथ की उंगलियों को। मुझे बताओ, तुमने ये लाकट किस बंदे के गले में देखा है? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये लाकट साजी का है। वो मज़कूरा लाकट की जानिब इशारा करते हुए बोला, मैंने साजी को ये लाकट पहने हुए कई बार देखा है। कौन साजी? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। इसका असल नाम साजिद है थानेदार साहब। वो अकीक वाला लाकट मुझे वापस करते हुए बोला, वो दीनू कुम्हार का बेटा है। वो लोग भी इधर निजाम कोट ही में रहते हैं। साजी कोई काम काज नहीं करता, बस इधर उधर आवारा गर्दी में मसरूफ रहता है। काफ़ी अरसे पहले वो जेल भी जा चुका है। उसे 2 साल की सज़ा हुई थी। ये कब की बात है? मैं पूछे बिना न रह सका। वो किस जुर्म में जेल गया था? इस इलाके में मेरी तैनाती को लगभग 3 साल हो गए थे। इस दौरान में निजाम कोट और इसके गिरदोनवाब में होने वाली कानूनी और गैर कानूनी हर छोटी बड़ी सरगर्मी की मुझे खबर थी। सखी मोची जो बात कर रहा था वो मेरे इल्म में नहीं थी। ये कोई 5 साल पहले का वाक़या है थानेदार साहब। सखी मोची ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, इसके जेल जाने का सबब एक खौफनाक दंगा था। वो अपने जैसे आवारा दोस्तों के साथ बैठा कच्ची शराब पी रहा था कि इसकी एक बंदे से तकरार हो गई। वो बंदा भी इसके ग्रुप में शामिल था और वो सब नशे में थे। इन दोनों की बहस गालम गलोच से हाथापाई तक पहुंची। फिर वो दस्तों गिरेबान होने लगे। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने इन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। वो इन्हें छुड़ाने में किसी हद तक कामयाब तो हो गए, लेकिन इस दौरान में साजी का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। उसने एक झटके से अपने नेफे में से एक तेजधार खंजर निकाला और तैश के आलम में अपने मद्दे मुकाबल पर हमलावर हुआ। वो अपनी सांस दुरुस्त करने के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए बोला, वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस मामले पर काबू पाया था, लेकिन इस दौरान में साजी ने खंजर के महलक वार करके इस बंदे को शदीद जख्मी कर दिया था। ये था साजी का जुर्म, जिसकी सज़ा पाकर वो 2 साल के लिए जेल चला गया था। कातलाना हमले की सज़ा इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए थी। सखी मोची ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, बहरहाल ये तो साबित हो गया कि साजी एक शराबी, आवारा, वसीला और सज़ा याफ्ता शख्स है। अच्छी तरह सोच कर बताओ, तुमने आखिरी बार साजी को कब देखा था? वो तो तकरीबन रोज़ ही कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ जाता है। सखी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। और इसका ये लाकट? मैंने अकीक वाले लाकट की जानिब इशारा करते हुए सखी से पूछा, क्या ये लाकट हमेशा उसके गले में मौजूद होता है? मौजूद होता तो था। वो तेजी से पलकें झपकाते हुए पुरसोच अंदाज में बोला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने 7 रंग के धागों में पुरोया हुआ ये लाकट इसकी गर्दन में लटका नहीं देखा। तकरीबन कितने दिन से तुम्हें साजी के गले में ये लाकट नजर नहीं आया? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मुझे सही से तो याद नहीं है थानेदार साहब, वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक हफ्ता 10 दिन तो हो ही गए होंगे।
सखी मोची का अंदाज़ा सलमा और दफर की गुमशुदगी की तारीख के काफ़ी करीब था। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद उसे फारिग कर दिया और तंबीही लहजे में कहा, अभी यहाँ हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, तुम थाने से बाहर जाकर किसी से उसका जिक्र नहीं करोगे, कम अज़ कम उस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं सलमा और जफ़र की मौत के ज़िम्मेदार शख्स को गिरफ्तार नहीं कर लेता। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? चंगी तरह समझ रहा हूँ सरकार। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपके हुक्म के मुताबिक ही चलूँगा जी। और हाँ, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, अभी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ। तुमने अपनी आँखों और कानों को हर वक्त खुले रखना है। बाकी की बातें तुम्हें हवलदार साहब समझा देंगे। जी ठीक है, तुम बाहर जाकर बैठो। हवलदार ने सखी मोची से कहा, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। वो खामोशी से उठा और मुझे सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। मैंने हवलदार से कहा, शराफत अली, आज किसी भी हाल में साजी कुम्हार मुझे थाने में चाहिए, चाहे इस काम के लिए तुम्हें अपने नाम के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। समझ गया मलिक साहब। वो मानीखेज अंदाज में ज़ेरे लब मुस्कराते हुए बोला, मुजरमों को शराफत रास आती है और ना ही शराफत अली। आप फिक्र न करें, आपके हुक्म की तामील लाजमी होगी। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। इसी रोज़ दोपहर के बाद जिली अस्पताल से सलमा और जफ़र की पोस्टमार्टम शुदा लाशें थाने पहुंचा दी गईं। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट खासी सनसनीखेज और चौंका देने वाली थी। इन मियाँ बीवी को 15 मई की दोपहर 11 और 12 बजे के दरमियान बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। इनकी लाशों को देखकर मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि मौत के मुंह में धकेलने से पहले इन्हें बुरी तरह टार्चर किया गया था। ये कोई सीधी सादी नहीं बल्कि अजियतनाक मौत थी। सबसे ज़्यादा हैरान कुन और अफसोसनाक बात ये थी कि इस दुनिया से रुखसत होते वक्त मकतूला सलमा 3 माह की उम्मीद से थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर मेरा खून खौल उठा। नामालूम दरिंदा सिफ्त कातिल या कातलों के लिए मेरे दिल और दिमाग में नफरत का ऐसा तूफान उठा कि मुझे खुद को संभालने में 1 घंटा लग गया। ये दोहरे कत्ल की नहीं बल्कि दर हकीकत तहरे कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात थी। मैंने तहिया कर लिया कि अगर इस वाक़े के जिम्मेदार पाताल में भी जा छुपे हूँ तो मैं इन्हें घसीट कर वापस लाऊंगा और ऐसी इबरतनाक सज़ा दिलवाऊंगा कि मेरे इस कारनामे को मुद्दतों याद रखा जाएगा। जफ़र अली के वालिदैन और शिमाली थाने के तफ्तीशी अफसर ASI नबी बख्श को मैंने कल दोपहर में ही इतला देने के लिए एक बंदे को फरीदपुर की जानिब रवाना कर दिया था और इस वक्त वो सब लोग मेरे थाने में मौजूद थे। राजगढ़ से गफ़ार अहमद और इसका बेटा मुश्ताक भी बर वक्त वहाँ पहुँच गए थे। गुज़िश्ता रोज़ मैंने गफ़ार से कहा था कि मैं इससे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे थाने में जो मातमी माहौल बन गया था, इसके पेश नज़र मकतूला और मगफूर सलमा के दुखी बाप को सवालात की बाढ़ पर रख लेना मुझे कतई नामुनासिब लगा था। इसलिए मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद सलमा और जफ़र की पोस्टमार्टम शुदा लाशें इनके लवाहिकीन के हवाले कर दी थी ताकि वो बर वक्त इनकी तजहीज़ व तकफीन का बंदोबस्त कर सकें। फरीदपुर से जफ़र अली का बाप सदीक और इनका पड़ोसी कदीर आया था। सदीक की उम्र 60 से मुतजाविज़ थी। मैंने इसे गहरे रंज व गम का इजहार करने के बाद कहा, सदीक, मैं एक आध रोज़ में फरीदपुर आकर खुद तुमसे मिलूंगा और इस बात का कामिल यकीन रखो कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहू, तुम्हारे पोते या पोती के कातिल को ज़रूर वाकई सज़ा दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा पोता पोती, इसने नमनाक सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने उसे मकतूला सलमा के उम्मीद से होने के बारे में बताया तो बेबसी और महरूमी की शिद्दत ने उसे ज़ारो कतार रोने पर मजबूर कर दिया। इस अंदोहनाक वाक़े ने गोया सदीक की नस्ल की नसबंदी कर दी थी। मैंने इस मामले को गफ़ार अहमद से भी नहीं छुपाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इस सफाक हकीकत ने गफ़ार को भी आबदीदा कर दिया था। मकतूलीन के वर्सा टांगों पर सवार होकर थाने पहुंचे थे। नबी बख्श
अलग तांगे में आया था। मैंने अपनी कारकर्दगी की एक कच्ची रिपोर्ट बनाकर उसे दे दी। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गया। ये एक रस्मी सी कागजी कार्रवाई थी जो दफ्तरी फाइलों का पेट भरने के लिए ज़रूरी होती है। इस केस की नाव बज़ाहिर अब किसी किनारे पर लगती नजर आ रही थी, लेकिन मेरे ज़हनी रिकॉर्ड की सुई गोया एक मकाम पर अटक कर रह गई थी, और वो मकाम था एक सनसनीखेज सवाल। इन मियाँ बीवी और इनके होने वाले बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? कातिल जो कोई भी था या थे, वो यकीनन दोस्त या अजनबी गैर मुताल्लिक अफराद तो नहीं हो सकते थे, लेकिन मैं भी अभी तक इनके किसी दुश्मन को अपनी तफ्तीश के दायरे में लाने में कामयाब नहीं हो सका था। इन्हीं गंभीर सोचों की भूल भलियों में सरगर्दा मैं किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि एक ख्याल बिजली के कूंदे की मानिंद मेरी सोच में लपका। मुझे हैरत हुई कि पहले इस तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया था। ये ख्याल भी एक सनसनीखेज सवाल था जो मैंने खुद से किया था। सफदर हयात, राजगढ़ से फरीदपुर का फासला 10 मील है। यकीनन इन बदनसीब मियाँ बीवी ने यह सफ़र पैदल चलते हुए नहीं किया होगा। तुमने अब तक इनकी सवारी के बारे में सोचा है और ना ही किसी से इस्तफसार किया है। ऐसा क्यों? ये तो एक बड़ी कोताही और गफलत है। इन मियाँ बीवी की मौत कैसे हुई, ये राज वो शख्स ज़रूर जानता होगा जिसने इन्हें राजगढ़ से फरीदपुर पहुंचाया था। इसी लम्हे हवलदार शराफत अली कमरे में दाखिल हुआ और पुरजोश अंदाज में बोला, मलिक साहब, साजिद उर्फ साजी थाने पहुंच गया है। अगर आप कहें तो उसे अंदर भेज दूं जनाब। नेक कामों में ताखीर गुनाह सगीरा के ज़मरे में आता है शराफत अली, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। इस बंदे को फौरन अंदर बुलाओ। आइंदा 1 मिनट के अंदर साजी मेरे सामने हाजिर था। इसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। रंगत गंदमी, कामत दराज, मजबूत बदन, सर के बाल घुंघरियाले और चेहरे पर चीचक के मखसूस निशानात। साजी का हुलिया और चाल ढाल मुआजिज और शरीफुन नफ्स इंसानों वाली तो हरगिज नहीं थी। मैंने इसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें थाने क्यों बुलाया है? इसने बेखौफी से नफी में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, मैं तुम्हें दरअसल इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि किस्मत हर मामले में इंसान पर मेहरबान नहीं होती। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सपाट आवाज में कहा, आज से 5 साल पहले तुम 2 साल के लिए जेल गए थे, जबकि इक़दाम कत्ल के इल्जाम में जुर्म साबित हो जाने पर तुम्हें कम अज कम 6 साल की सजा तो होना ही चाहिए थी। मैं हनीफू को जख्मी नहीं करना चाहता था और ना ही मैंने ये सोचकर उस पर कातिलाना हमला किया था कि मैं इसकी जान लेने का इरादा रखता था। वो मेरे मानी खेज और कड़वे बयान के जवाब में अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, इस वक्त मैं नशे में था और हनीफू ने मेरी मरी हुई माँ को एक गलीज गाली देकर गोया मुझे जनून में मुब्तला कर दिया था। अपनी माँ की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी थी और मैंने गुस्से और नशे की मिली जुली कैफियत के दौरान में हनीफू पर हमला कर दिया था। वो लम्हे भर को रुका, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मैंने जज के सामने अपनी इस जज्बाती गलती का इकरार करके माफ़ी की दरख्वास्त की थी और बाद अदा हनीफू ने भी मुझे माफ़ कर दिया था। इसीलिए अदालत ने मेरी सज़ा में काफ़ी नरमी बरती थी, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने साजी को तेज नज़र से घूरते हुए करख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कमज़ोर पर्चा काटने का इरादा नहीं रखता और ना ही मकतूलीन के लवाहिकीन तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ़ करेंगे। समझ लो कि तुम अदालत के कमरे से सीधे फांसी के फंदे तक का सफ़र तय करोगे और इसके बाद इस जीती जागती दुनिया से हमेशा के लिए तुम्हारा नाता ख़त्म हो जाएगा। मैं इसके अंदर का अहवाल जानने के लिए दानिस्ता इस किस्म की मानीखेज और ख़तरनाक बातें कर रहा था। इस दौरान में मैं उसके चेहरे और आंखों में नमूदार होने वाले तासुरात को भी बराबर अपनी निगाह में रखे हुए था। मुझे अपने दोनों टारगेट पर उलझन और परेशानी तो दिखाई दी, मगर डर, खौफ और हिरासगी का दूर दूर तक शायबा नजर ना आया। थानेदार साहब, आप मेरे खिलाफ पर्चा क्यों काटेंगे? वो इज़तरारी लहजे में मुस्तफसर हुआ। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जनाब? और ये मकतूलीन और इनके लवाहिकीन कौन लोग हैं? आप मुझे फांसी क्यों दिलवाने पर तुले बैठे हैं? कम अज कम मेरा कसूर तो बता दें।
साजी के चेहरे पर सजे हुए तासुरात और इसकी आंखों से झलकती हुई तशवीश की रोशनी में मैं कोई हतमी राय कायम न कर सका कि इन लम्हात में वो भरपूर अदाकारी का मुजाहरा कर रहा था या वाक़तन इस तहरे कत्ल की वारदात से उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। मैं चंद लम्हात तक टटोलती हुई निगाह से उसे घूरता रहा, फिर सतरंगी डोरी में पुरोया हुआ सुर्ख अकीक का वो लाकेट उसे दिखाते हुए सवाल किया, क्या तुम इस लाकेट को पहचानते हो? पहचान का क्या सवाल थानेदार साहब, ये तो मेरा लाकेट है, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। फिर उसने इज़तरारी लहजे में इस्तफसार किया, यह आपको कहाँ से मिला है? जहाँ तुमने इसे गिराया था या जहाँ ये तुम्हारे गर्दन से निकलकर गिर गया था? मैंने बदसूर उसकी आंखों में झांकते हुए जुमानी अंदाज में कहा, मतलब फरीदपुर से नहीं, निज़ाम कोट के उस मतरूक बेरी वाले खूह के नज़दीक से जहां सलमा और जफ़र की लाशें बाजियाब हुई हैं। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मेरा ये लाकेट तो उधर फरीदपुर में गुम हुआ था। उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने पूछा, ये कब की बात है? कोई 11-12 दिन पहले मैं अपनी मासी नज़ीरा से मिलने फरीदपुर गया था। वो वजाहत करते हुए बोला, वहाँ ट्यूबवेल पर नहाने की गर्ज से मैंने इस लाकेट को अपने कपड़ों के साथ ही एक तरफ रख दिया था, लेकिन जब मैं नहाकर फारिग हुआ और कपड़े पहनने लगा तो मेरा ये लाकेट गायब था। आप बता रहे हैं कि ये आपको निज़ाम कोट वाले मतरूक कुएं के पास से मिला है। ये बात मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही थानेदार साहब। इन लम्हात में मेरा जहन अपनी मखसूस रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी का मुजाहरा कर रहा था और इसके पास साजी को समझाने की जरा सी भी फुर्सत नहीं थी। लिहाजा मैंने कड़े लहजे में सवाल किया, उस रोज फरीदपुर वाले ट्यूबवेल पर तुम अकेले ही नहा रहे थे या वहां कुछ और लोग भी यही काम कर रहे थे? बहुत सारे लोग थे जनाब। वो मोतदिल अंदाज में बोला, मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज्यादा ही होंगे और इनमें से बेशतर नहा रहे थे। क्या तुमने वहां मौजूद लोगों से अपने इस गुमशुदा लाकेट के बारे में पूछा था? जी, एक से पूछा था। उसने इस बात में जवाब दिया, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कपड़ों के साथ ही इस लाकेट को उतारकर एक तरफ रख दिया था, लेकिन जब तलाश बसियार और पूछताछ के बाद भी मुझे उसका सुराग नहीं मिला तो मैंने सब्र कर लिया। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था थानेदार साहब। इस खुशफहमी में नहीं रहना साजी कि मैं तुम्हारी सुनाई हुई इस कहानी पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। मैंने इसके दिमाग के कीड़े झाड़ने की गर्ज से कहा, मैं फरीदपुर के वसनीकों से तुम्हारे इस बयान की लाजमी तस्दीक करूँगा। और अगर मैंने लम्हाती तवक़्फ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी, अगर तुम्हारी ये कहानी गलत साबित हुई तो फिर मैं तुम्हें सलमा, जफ़र और इनके इस दुनिया में ना आ पाने वाले बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में फिट करके हवाला अदालत कर दूंगा। मुझे मंजूर है थानेदार साहब। वो बड़े एतमाद से बोला, आप बड़े शौक से इस वाक़े की तहकीक कर सकते हैं। मैं इस तहरे कत्ल में किसी भी तरह मुलविस नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है मुझे कुछ नहीं होगा। साजी के एतमाद में बला की मजबूती पाई जाती थी। मैंने उसे ज़रूरी हिदायत के बाद जाने की इजाज़त दे दी और बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया, जब तक ये केस हल नहीं हो जाता तुम निज़ाम कोर्ट से बाहर कदम नहीं निकालोगे, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। और रोज़ाना किसी भी वक्त तुम एक बार थाने आकर हाजिरी भी लगाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसने इस बात में गर्दन हिलाकर मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी हिदायत पर मनोअन अमल करेगा। आइंदा रोज़ मैंने हवलदार शराफत अली को कांस्टेबल नवाज के हमरा मौजा फरीदपुर रवाना कर दिया ताकि साजी के बयान की तस्दीक की जा सके। मैंने हवलदार को हिदायत कर दी थी कि कोई भी तफ्तीशी कदम उठाने से पहले वहां के मुताल्लिका थाने को बाखबर करना न भूले। मैंने हवलदार को मज़कूरा थाना इंचार्ज के नाम एक ख़त भी लिख कर दे दिया था। सलमा जफ़र मर्डर केस एक तरह से शिमाली और जनूबी थानों के लिए जॉइंट वेंचर की हैसियत हासिल कर गया था। हवलदार के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल राशिद को साथ लिया और हम दोनों एक टांगे पर बैठकर मौजा राजगढ़ की सिमत रवाना हो गए। मेरा टारगेट मकतूला सलमा का बाप
गफ़ार अहमद था। गफ़ार इस वक्त अपने घर में मौजूद था। वो सुबह का वक्त था और अभी गर्मी ने इर्द गिर्द के माहौल पर होला हाथ रखा हुआ था। गफ़ार और इसके जवां साल बेटे मुश्ताक ने मुझे अपने घर के अंदर बिठाया। कांस्टेबल राशिद को मैंने इस हिदायत के साथ तांगे ही में मौजूद रहने के लिए कहा कि अगर इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं उसे बुला लूँगा। थानेदार साहब, गफ़ार ने उदास नज़र से मुझे देखते हुए कहा, सलमा की तदफीन तो हो गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इन मियाँ बीवी की मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं इस जिम्मेदार के बहुत करीब पहुंच चुका हूं गफ़ार अहमद, मैंने तसल्ली आमीज़ अंदाज में कहा। ज़रा सा हाथ बढ़ाऊंगा तो इस कमीने की गर्दन मेरी गिरफ्त में होगी। इसका मतलब है कि आपने कातिल का पता चला लिया है। मुश्ताक ने दिलचस्पी भरे लहजे में मुझसे सवाल किया। बस इसकी गिरफ्तारी का मरहला बाकी है। किसी हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन इसकी गर्दन दबोचने के लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। हम हर किस्म के तावन के लिए तैयार हैं थानेदार साहब, गफ़ार अहमद ने जल्दी से कहा। आप बस हुक्म करें। तुम्हारे बयान के मुताबिक 15 मई को सुबह 9 बजे के करीब सलमा और ज़फ़र फरीदपुर जाने के लिए यहाँ से रवाना हुए थे। मैंने बारी बारी इन बाप बेटे की तरफ देखते हुए सवाल किया, मुझे बताओ वो किस जरिए से गए थे? तांगे के जरिए जनाब, मुश्ताक ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैं खुद इन्हें तांगे पर सवार करने गया था। जब इनका तांगा रवाना हो गया तो इसके बाद ही मैं घर वापस आया था। क्या इस तांगे में और सवारियां भी मौजूद थीं? जी, तांगा सवारियों से भरा हुआ था, मुश्ताक ने बताया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम लोगों को इन मियाँ बीवी के फरीदपुर न पहुंच पाने का इस वक्त पता चला था जब ज़फ़र अली का एक पड़ोसी कदीर तुमसे पूछने यहाँ आया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं 17 मई इतवार की बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, गफ़ार ने ताइदी अंदाज में जवाब दिया, वरना हम तो यही समझ रहे थे कि वो दोनों खैर और आफियत से अपने घर फरीदपुर पहुंच गए होंगे। लेकिन कदीर की ज़बानी जब आप लोगों को ये मालूम हो गया कि मकतूलीन सलमा और इसका खावत ज़फ़र अली अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, तो इसके बाद आपने इस तांगे वाले से पूछा था कि इसने इन मियाँ बीवी को फरीदपुर पहुंचा दिया था या नहीं? जी, मैंने सबसे पहले रमजू ही से पूछ परतीत की थी थानेदार साहब, मुश्ताक ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। रमजू ने मुझे बताया था कि उसने 10:30 बजे के करीब सलमा बाजी और ज़फ़र भाई को फरीदपुर पहुंचा दिया था। तुम रमजू को ढूंढकर मेरे पास ले आओ, मैंने मुश्ताक की तरफ देखते हुए इस तरारी लहजे में कहा। मैं इससे चंद अहम सवाल करना चाहता हूँ। रमज़ान अली उर्फ रमजू इस तांगे वाले का नाम था जिसने इन मकतूलीन मियाँ बीवी को फरीदपुर पहुंचाने के लिए राजगढ़ से अपने तांगे पर सवार किया था। रमजू को तेज बुखार चढ़ा हुआ है थानेदार साहब, इसीलिए इसने आज अपना तांगा भी नहीं निकाला, मुश्ताक ने बताया। मैं अभी उसे यहाँ लेकर आता हूँ। मुश्ताक के जाने के बाद गफ़ार ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, क्या आपने इस केस का कोई सिरा पकड़ लिया है? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, मैंने कहा। मैंने जो सिरा पकड़ा है, इसके दूसरे किनारे पर कौन खड़ा है, इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो जो कोई भी है वही तुम्हारी बेटी और दामाद का कातिल है। वो चंद लम्हात तक किसी गहरी सोच में डूबा रहा, फिर उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए मुस्तफसर हुआ, क्या आप इस सिरे के बारे में मुझे कुछ नहीं बताएंगे? इन लम्हात में गफ़ार अहमद हसरत व यास और गम व अंदोह की तस्वीर बना दिखाई देता था। मुझे इसकी कसम पुरसी और बेबसी पर बहुत तरस आया और मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उसी सुर्ख अकीक वाले लाकट और साजिद उर्फ साजी की सुनाई हुई कहानी से आगाह करने के बाद कहा, मैंने साजी के बयान की तस्दीक के लिए अपने हवलदार को फरीदपुर रवाना कर दिया है। अगर साजी ने मुझसे गलत बयानी नहीं की तो फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि इन मियाँ बीवी का कातिल फरीदपुर का रहने वाला है और या फिर इसने कातिल की मदद की है। आपकी बात मेरी समझ में आ रही है थानेदार साहब, वो पुरख्याल अंदाज में बोला। कातिल ने साजी का लाकट चोरी किया या अपने किसी बंदे से चोरी करवाया, फिर इस लाकट को बेरी वाले खूह के नज़दीक इसलिए फेंक दिया गया कि इस वारदात का शक साजी पर जाए। ये मैं
उस सूरत में कह रहा हूँ अगर साजी इस मामले में मुलविस नहीं है। गफार, तुमने भी पुलिस वालों के अंदाज में सोचना शुरू कर दिया है। मैंने कहा, वैसे एक इम्कान और भी हो सकता है कि साजी का लाकट चुराने वाला ही कातिल या कातिल का साथी हो। उसने साजी को फंसाने के लिए अपनी मर्जी से इस लाकट को जाए वकुआ पर न फेंका हो, बल्कि किसी हंगामी कार्रवाई में लाकट उसकी गर्दन से निकलकर वहां गिर गया हो। अब जो भी है, आप ही ने इस बदबख्त कातिल को ढूंढकर ऐसी कड़ी सजा दिलवानी है कि आइंदा ऐसी जुर्रत करने वालों को 100 बार सोचना पड़े। वो उम्मीद भरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज अव्वलीन है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा अगर मैं ये जानने में कामयाब हो जाऊं कि कातिल की सलमा या जफर से क्या दुश्मनी थी, और इस राज तक मुझे सिर्फ 2 ही अफराद पहुंचा सकते हैं। ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर गफार अहमद की आंखों में देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। नंबर 1, जफर अली का बाप सदीक, और नंबर 2, सलमा का बाप गफार। थानेदार साहब, आप पहले भी मुझसे 2-3 बार ये सवाल कर चुके हैं। वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला, आप यकीन करें, मैं अपने ऐसे किसी दुश्मन को नहीं जानता जो मेरी बेटी और दामाद को इतनी सफाकी से मौत के घाट उतार दे। मैंने इस सिलसिले में सदीक से भी बात की थी। वो भी यही कह रहा था कि जफर की वहाँ या यहाँ किसी बंदे से दुश्मनी नहीं थी। मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रहा गफार अहमद, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश का तरीकाकार यही है। हमें बाज़ औक़ात खुद को भी शक के दायरे के अंदर रखकर सोचना पड़ता है। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द इन मियाँ बीवी के कातिल को ढूंढ निकालूंगा। इधर मेरी बात खत्म हुई, इधर मुश्ताक रमजान अली उर्फ रमजू को लेकर आ गया। रमजू ने आते ही मुझे सलाम किया। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और मोतदिल अंदाज में इस्तफसार किया, रमजू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी काफ़ी ठीक हूँ जनाब, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। रात को तो इतना तेज़ बुखार था कि मेरा पूरा बदन तनूर की तरह तप रहा था। मेरी घरवाली ने आज तांगा नहीं निकालने दिया, इसीलिए घर पर आराम कर रहा था। रमजू की उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। वो गंदमी रंगत का मालिक, एक दुबला पतला और मुतनासिब कामत शख्स था। इसके चेहरे से मस्कीनियत टपकती थी। पता नहीं ये हालिया बुखार के असरात थे या वो पैदाइशी तौर पर मस्कीन सूरत था। तुम्हारी घरवाली मुझे काफ़ी समझदार लगती है रमजू, मैंने कहा। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तुम आज का दिन मुकम्मल आराम करोगे तो भले चंगे हो जाओगे। आपका शुक्रिया थानेदार साहब, वो तशक्कुराना लहजे में बोला। मुश्ताक ने मुझे बताया है कि आप उसकी बहन और बहनोई के कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। मुश्ताक ने तुम्हें ठीक बताया है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे पता चला है तुमने वक़्वे के रोज़ यानी 15 मई बरोज़ जुम्मा सलमा और इसके खामद जफ़र को लगभग 10:30 बजे फरीदपुर पहुंचा दिया था। जी जनाब, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। जब तुम फरीदपुर पहुंचे तो तुम्हारे तांगे में कुल कितनी सवारियां थीं? मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। मैंने सुना है जब तुम राजगढ़ से चले थे तो तुम्हारा तांगा फुल भरा हुआ था। जी बिल्कुल ऐसा ही था, वो तस्दीक के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। रास्ते में सवारियां उतरती रहीं। पिपली वाली, निज़ाम कोट, टिब्बा एहसान इलाही, हुसैनाबाद, चक 82 में सवारियां उतारते हुए जब मैं फरीदपुर पहुंचा तो मेरे तांगे में सिर्फ 2 ही अफराद रह गए थे, यानी गफ़ार की बेटी सलमा और इसका खामद जफ़र। रमजू ने जिन इलाकों के नाम गिनवाए थे इनमें निज़ाम कोट और फरीदपुर बाकायदा गांव थे। बाकी सब 10-20 घरों पर मुश्तमिल छोटे मोटे आबाद इलाके थे। इसके खामोश होने पर मैंने पूछा, सलमा और जफ़र को फरीदपुर में उतारने के बाद तुमने क्या किया था? जब मैं फरीदपुर पहुंचा तो वहां अच्छी खासी सवारियां मौजूद थीं। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मेरा तांगा खाली हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी सवारियों को तांगे में बिठाना शुरू कर दिया था। जब तक तांगा पूरी तरह भरता मैंने अपने घोड़े को चारा खिलाकर पानी भी पिला दिया था। इसके बाद मैंने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था। रमजू अपनी कह चुका
तो मैंने इत्माम हुज्जत के तौर पर एक बार फिर पूछ लिया, क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुमने सलमा और जफर को फरीदपुर में उतारा तो वो दोनों जिंदा और सही सलामत थे? पक्का यकीन थानेदार साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैंने उन्हें अपने पांव पर चलकर एक तरफ जाते हुए देखा था, मेरा मतलब है गांव के अंदर जाते हुए। इसके बाद रमजू से और कुछ पूछना बाकी नहीं रहा था, लिहाजा मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। इसके जाने के बाद मैं भी ज़्यादा देर गफ़ार के घर में नहीं रुका। राजगढ़ का आज वाला दौरा एक लिहाज से खासा सूदमंद साबित हुआ था। वापसी के सफ़र में मैं सोच रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूलीन सलमा और इसके खामद जफर की मौत 15 मई की दोपहर 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और रमजू का दावा था कि उसने उस दिन इन मियाँ बीवी को 10:30 बजे फरीदपुर पहुंचा दिया था। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के टाइम को 11:30 पर सेट कर लिया जाए तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि इन्हें फरीदपुर के अंदर या इसके गिरदो नवाह में कहीं मौत के घाट उतारा गया था। इसके बाद लामहला ये सवाल सर उठाकर खड़ा हो जाता था कि इन मियाँ बीवी की लाशों को निज़ाम कोट के मतरूक बेरी वाले खूह में क्यों फेंका गया था। ये कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसे आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाता। मैं तो हरगिज़ ये गलती नहीं कर सकता था। गुज़िश्ता रोज़ की राजगढ़ यात्रा से मुझे जो मालूमात हासिल हुई थी, इनकी अहमियत तो अपनी जगह थी ही। इसी शाम हवलदार शराफत अली ने फरीदपुर से वापस आकर मुझे जो कुछ बताया वो भी कुछ कम हैरत अंगेज और सनसनीखेज नहीं था। हवलदार ने साजी के बयान की मुकम्मल तस्दीक कर ली थी। उस रोज दर्जन भर अफराद फरीदपुर के ट्यूबवेल पर नहा रहे थे। इनमें से 4-5 ने शराफत अली को बताया था कि मज़कूरा रोज़ वाक़यातन साजी का अकीक वाला लाकट गायब हो गया था और साजी ने वहां मौजूद हर बंदे से अपने लाकट के बारे में पूछा था। ये तो तय हो गया कि साजी का वो सुर्ख अकीक वाला लाकट फरीदपुर ही के किसी वसनैक ने चुराया था। मैंने हवलदार की रुदाद सुनने के बाद कोचवान रमजू के बयान के मुताबिक उसने इन मियाँ बीवी को वक़्वे के रोज़ लगभग 10:30 बजे फरीदपुर पहुंचा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें बताती है कि सलमा और जफर को 11 और 12 बजे के दरमियान बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। इससे यही जाहिर होता था कि मकतूलीन की जिंदगी का चिराग फरीदपुर के अंदर या इसके गिरदो नवाह में कहीं गुल किया गया था। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मेरे और हवलदार के दरमियान ये गुफ्तगू गुज़िश्ता रात हुई थी। उसने मेरे सवाल के जवाब में पुरमानी नज़र से मुझे देखा, फिर इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला, मैं आपकी थ्योरी से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब। सलमा और जफर के कातिल का ताल्लुक फरीदपुर ही से है। मैंने इस हवाले से एक वाक़याती शहादत भी हासिल कर ली है। कैसी वाक़याती शहादत? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। उस रोज़ ट्यूबवेल पर नहाने वाले लोगों में अल्लाह रखा नाम का एक बंदा भी शामिल था जो साजी से पहले नहाकर वहां से जा चुका था। हवलदार ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं पूछताछ के दौरान में एक ऐसे बंदे से भी मिला हूं जिसने साजी के गुमशुदा लाकट को बाद अदा अल्लाह रखा के गले में देखा है। मुझे ये मालूमात फराहम करने वाले बंदे का नाम मजीद है। मजीद भी फरीदपुर ही का रहने वाला है। उसने जो देखा उसकी गवाही देने के लिए तैयार है। अगर हम अल्लाह रखा को ज़ेरे तफ्तीश लाकर उसकी ज़बान खुलवाने में कामयाब हो जाएं तो सलमा और जफर की मौत के जिम्मेदार तक रसाई आसान हो सकती है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, हमें कल सुबह इस मुहिम का आगाज कर देना चाहिए। तुम किसी कांस्टेबल को साथ लेकर सुबह दोबारा फरीदपुर जाओ और इस अल्लाह रखा नामी बंदे को पकड़कर यहाँ ले आओ। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिक साहब, वो मोतदिल अंदाज में बोला, लेकिन अल्लाह रखा पर हाथ डालने के लिए हमें खसूसी मनसूबा बंदी करना होगी क्योंकि वो फरीदपुर के सबसे ताकतवर शख्स का मुलाजिम खास है। तुम किस शख्स की बात कर रहे हो? मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसे देखा। चौधरी फजंद अली की मलिक साहब, उसने बताया। समझ लें
चौधरी फरजंद अली फरीदपुर का मुतलकल अनान हुक्मरान है। मैंने तो अवाइल उम्र ही में ये समझ लिया था कि इस कायनात के चप्पे चप्पे का मुतलकल अनान मालिक व खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। मैंने ठोस अंदाज में कहा, लिहाजा कायनात में पाई जाने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ पर उसी ज़ात पाक की हुक्मरानी है और इन अशिया में ये चौधरी फरजंद अली भी शामिल है। अगर कानून का कोई रखवाला मासूम और बेगुनाह मियाँ बीवी के कातिल को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए कोशिश है तो इस खालिक व मालिक की मदद उसे हासिल रहेगी। चुनाचा लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अल्लाह ताला से डरने वालों को किसी ताकतवर चौधरी या वडेरे के इख्तियारात से हरगिज मरूब नहीं होना चाहिए। तुम कल सुबह फरीदपुर जा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ दोपहर तक तुम अल्लाह रखा को अपने साथ लेकर वापस यहाँ आ जाओगे। मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा मलिक साहब, हवलदार ने मजबूत लहजे में कहा। मुझे यकीन था कि शराफत अली जो कह रहा है वो कर भी गुजरेगा। इस काम को आसान बनाने के लिए मैंने शिमाली थाने के इंचार्ज साहब के नाम एक खसूसी सरकारी रुका भी दे दिया था, जिसमें इन इंचार्ज साहब से मैंने दरख्वास्त की थी कि अल्लाह रखा वाले मामले में मेरे भेजे हुए हवलदार को मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाए। सलमा और जफर की गुमशुदगी की रिपोर्ट शिमाली थाने में दर्ज थी और इसी थाने के एएसआई नबी बख्श और कांस्टेबल मजहर अली चंद रोज पहले मुझसे मदद मांगने जनूबी थाने में आए थे। शिमाली थाने वालों ने हवलदार शराफत अली से मुकम्मल ताउन किया था, लिहाजा अल्लाह रखा को निज़ाम कोर्ट के थाने तक लाने के लिए उसे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। एहतियातन हवलदार वाक़याती शाहिद मजीद को भी अपने साथ ले आया था ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। जब पुलिस सही मानों में किसी मुताल्लिका शख्स पर हाथ डाल देती है तो फिर उसकी ज़बान खुलवाने में किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। मजीद इस बात का गवाह था कि उसने साजी का सुर्ख अकीक वाला लाकट अल्लाह रखा के गले में देखा था। अल्लाह रखा ही वो बंदा था जो साजी के नहाने से पहले ट्यूबवेल से जा चुका था। इस अमर में किसी शक व शुबहे की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती थी कि साजी का लाकट अल्लाह रखा ही ने चुराया था। किस मकसद के लिए, बस मुझे यही मालूम करना था। हफ्ता 23 मई की सपहर जब हवलदार शराफत अली ने मुनासिब खातिर मदारत के बाद अल्लाह रखा को मेरे सामने पेश किया तो इसकी हालत खासी गैर हो रही थी, लिहाजा मुझे इससे सवाल व जवाब में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। निज़ाम कोर्ट के वसनैक साजिद उर्फ साजी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कोई नहीं सरकार, वो मरियल सी आवाज़ में बोला। फिर तुमने इस बेगुनाह को तेरे कत्ल के एक मुकदमे में फंसाने की कोशिश क्यों की? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा मगर बोला कुछ नहीं। मैंने सुर्ख अकीक वाला लाकट उसे दिखाते हुए कहा, तुम इस लाकट को तो अच्छी तरह पहचानते हो ना? जी, ये साजी का लाकट है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे ये लाकट बहुत अच्छा लगता था। मैंने कई बार साजी से ये लाकट मांगा भी मगर हर मर्तबा उसने देने से इनकार किया। फिर मैंने उसका लाकट चुराने का प्रोग्राम बना लिया। उस रोज जब साजी ट्यूबवेल पर नहा रहा था तो मैंने उसकी नज़र बचाकर इस लाकट को इसके कपड़ों के अंदर से बड़ी सफाई के साथ चुरा लिया था। अगर साजी शराफत से ये लाकट मुझे दे देता तो इस चोरी की नौबत ही ना आती। अल्लाह रखा एक सेहतमंद डशकरा टाइप शख्स था। इसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। जब हवलदार ने उसे हवालात में बंद किया था तो इसका जोश और गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था, लेकिन इसके बाद हवलदार ने ट्रायल रूम में इसके साथ जिस हुस्न सलूक का मुजाहरा किया, इसके नतीजे ने अल्लाह रखा की सारी तनफन निकाल दी थी और अब वो किसी रिकॉर्डर की मानद बज रहा था। हमारी ये तफ्तीश इस चोरी के बारे में नहीं है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर कहा, अगर मामला लाकट की चोरी तक महदूद होता तो शिमाली थाने की पुलिस खुद ही तुमसे निमट लेती। मैंने तुम्हें फरीदपुर से निज़ाम कोर्ट इसलिए बुलाया है कि ये लाकट मुझे सलमा और जफर की लाशों के करीब पड़ा मिला है। तुम्हारे गले से ये लाकट बेरी वाले मतरोक कुएं तक कैसे पहुंचा? इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। अल्लाह रखा बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, ये मेरे गले से गिर गया होगा।
अगले ही लम्हे उसे एहसास हो गया कि वो कुछ गलत बोल गया है। वो परेशान नजर से इधर उधर तकने लगा। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और कड़े लहजे में इस्तफसार किया, तुम बेरी वाले मतरोक कुएं पर ऐसा कौन सा मुशक्कत और मेहनत का काम कर रहे थे कि ये लाकट तुम्हारे गले से निकलकर जमीन पर जा गिरा और तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ? यकीनन वो बहुत ही अहम काम होगा, है ना? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर की हाँकने लगा, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर जुर्म के तासरात बड़े वाज़ेह तौर पर देख लिए थे, लिहाजा मैं उसे बचने का मौका भला कैसे दे सकता था। शराफत अली, मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए मानीखेज लहजे में कहा, चावल में सख्ती बाकी है, इस देग को दोबारा दम पर लगा दो। बस इतना ख्याल रखना कि इसका दम ना निकल जाए, क्योंकि मैंने इसकी जबान से सलमा और जफर के कत्ल का इकबाल कराना है। समझ गया मलिक साहब, हवलदार ने ठोस अंदाज में कहा और अल्लाह रखा को दोबारा ट्रायल रूम की तरफ ले गया। इस दफा अल्लाह रखा की कुव्वत मज़ाहमत बिल्कुल ही जवाब दे गई। हवलदार की पेश करदा खसूसी डिशेज ने इसके काम व दहन को ऐसा महदूद किया कि मेरा काम बन गया। अल्लाह रखा का बयान हल्फी इंकशाफ अंगेज और नतीजा खेज साबित हुआ। मैं इस सनसनीखेज बयान का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 15 मई की दोपहर जैसे ही मकतूलीन सलमा और जफर तांगे से उतरकर अपने घर की जानिब रवाना हुए, अल्लाह रखा ने इनका ताक़ुब किया और किसी तरह बहला फुसलाकर इन्हें चौधरी फरजंद अली के डेरे पर ले गया। मज़कूरा डेरा खेतों के बीचों बीच बना हुआ था और डेरे पर अल्लाह रखा के 2 और साथी मंजूर अहमद और गफूर हुसैन भी मौजूद थे। इन तीनों ने निहायत ही दरंदगी का मुजाहरा करते हुए इन बेकसूर मियाँ बीवी को फना के घाट उतार दिया। फिर आने वाली रात मकतूलीन की लाशों को एक बैलगाड़ी पर लादकर निज़ाम कोट वाले इस मतरोक कुएं तक पहुंचाने के बाद इन्हें बेरी वाले खूह के अंदर फेंक दिया। इस मज़मूम कार्रवाई के दौरान में सुर्ख अकीक वाला वो लाकट अल्लाह रखा के गले से निकलकर मतरोक कुएं के नजदीक गिर गया था। उसे लाकट की अपनी गर्दन पर गैर हाजिरी का एहसास अगले रोज दिन में हुआ था, लेकिन इस डर से उसने निजाम कोर्ट का रुख नहीं किया था कि कहीं पुलिस उसे न धर ले। क्यों? मैंने अल्लाह रखा के गाल पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए खूनखार लहजे में पूछा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? इन बेचारे मियाँ बीवी से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं माई बाप, अल्लाह रखा ने अजीब से लहजे में जवाब दिया। हम तो हुक्म के गुलाम हैं सरकार। तुमने किसके हुक्म पर 2 बल्कि 3 इंसानों की जिंदगी के चिराग गुल कर डाले थे? मैंने नफरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। इस बहीमाना काम के लिए तुम्हें चौधरी फरजंद अली ने हुक्म दिया था? नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाकर रह गया। तो फिर ये किस बदबख्त की साजिश थी? हमने छोटे चौधरी नवीद अली के हुक्म पर वो काम किया था। अल्लाह रखा ने जवाब दिया, मैं चौधरी फरजंद अली के बेटे की बात कर रहा हूँ जनाब अली। चौधरी नवीद को इन मियाँ बीवी से ऐसी क्या तकलीफ थी कि इन्हें सफाई हस्ती से ही मिटा डाला? मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए करख्त लहजे में सवाल किया और वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाली दरंदगी के साथ। मैं इसकी वजह के बारे में ज्यादा नहीं जानता थानेदार साहब। मंजूर और गफूर को भी इसकी तफसील मालूम नहीं। वो रहम तलब नजर से मुझे देखते हुए बोला, शायद ये चौधरी साहब का कोई खानदानी मामला है। मैंने अल्लाह रखा का मजीद मुंह खुलवाने के लिए दूसरे अंदाज की सख्ती को भी आजमाया, लेकिन खातिर खा फायदा ना हुआ। वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता था। मैंने अल्लाह रखा को हवालात में बंद कर दिया। वो इस केस में चौधरी नवीद अली के खिलाफ सबसे मजबूत गवाह साबित होने वाला था। दूसरे बंदे मजीद को मैंने वापस जाने की इजाजत तो दे दी, मगर आइंदा रोज वो भी अपनी मैयत में, क्योंकि चौधरी नवीद की गिरफ्तारी के लिए मैंने खुद फरीदपुर जाने का फैसला किया था। सलमा और जफर का फरीदपुर में कत्ल किया गया था, जिसका ताल्लुक शिमाली थाने से था, लेकिन इनकी लाशें निज़ाम कोट के मतरोक कुएं से दरियाफ्त हुई थी, जो जनूबी थाने यानी मेरे थाने की हदूद में आता था। इसलिए दोनों थानों की पुलिस यकसा सरगर्म थी। लिहाजा चौधरी नवीद अली
اور اس کے دیگر 2 نمک خاروں منظور احمد اور غفور حسین کو گرفتار کرنے میں مجھے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہم دونوں تھانہ انچارج نے باہمی مشاورت سے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کیس کی ابتدائی تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں اپنی رپورٹ کے ساتھ ملزمان کو شمالی تھانے کے حوالے کر دوں گا۔ انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا کام شمالی تھانہ کرے گا۔ اس موقع پر چودھری فرزند علی نے ہمیں پہلے تو اپنی طاقت اور اختیار کا حوالہ دے کر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن جب ہم نے اس کی دال نہ گلنے دی اور اپنے اٹل موقف پر ڈٹے رہے تو وہ قدر نرمی سے بولا، اگر آپ لوگ چودھری نوید کو کسی کڑی تفتیش سے نہ گزرنے کا وعدہ کریں تو میں اس واقعے کا پس منظر واضح کرنے کو تیار ہوں۔ چودھری صاحب، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کوئی وعدہ کریں۔ شمالی تھانے کے انچارج صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا، آپ جس واقعے کا پس منظر ہم پر اجاگر کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں وہ تو 10 منٹ کی سرکاری مہمانداری کے بعد آپ کے بیٹے کی زبان سے خود بخود پھسل جائے گا۔ اللہ رکھا اور اس کے ساتھی منظور اور غفور اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں، اور وہ بھی اس حوالے کے ساتھ کہ یہ سنگین واردات انہوں نے چودھری نوید کے حکم پر کی تھی۔ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیس تو اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا۔ سلمہ ظفر اور ان کے نامولود بچے کا خون ضرور رنگ لائے گا۔ آپ کا بیٹا اور اس کے حواری سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ چودھری نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ میں اس واقعے کے پس منظر سے مکمل آگاہی کے بعد ہی اپنی رائے دے سکوں گا۔ میں نے گول مول جواب دیا، آپ وہ واقعہ بیان کرنا شروع کریں، مگر نہایت ہی مختصر اور مؤثر انداز میں، کیونکہ فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ میرے اس حتمی جواب پر چودھری فرزند علی نے اس واقعے کا جو پس منظر بیان کیا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ کچھ عرصے پہلے چودھری فرزند علی کی اکلوتی بیٹی فرزانہ ایک روز اچانک گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ فرزانہ کو ڈھونڈنے میں چودھری فرزند علی نے اپنے اختیارات، وسائل، دولت کے علاوہ پورا 1 سال بھی خرچ کر ڈالا تھا۔ لگ بھگ 1 ماہ پہلے پتہ چلا کہ فرزانہ ناصر نامی ایک نوجوان کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ناصر اور فرزانہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کسی بھی صورت ان کی شادی نہیں ہو سکے گی، لہذا انہوں نے ایک ہونے کے لیے گھر سے بھاگ جانے کو ہی آخری راستہ سمجھا۔ اس مشن میں ناصر کے ماموں یعنی راج گڑھ کے وسنیک غفار احمد نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان دونوں کا نکاح غفار ہی نے کرایا تھا، اور یہ راز ناصر کے باپ مطلوب حسین اور دیگر دونوں کے گھر والوں سے بھی چھپایا گیا تھا۔ نظام کوٹ کا مطلوب حسین یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا بیٹا ناصر کہیں چلا گیا ہے۔ دونوں باپ بیٹے میں ویسے بھی بالکل نہیں بنتی تھی۔ جب فرزانہ اور ناصر چودھری فرزند علی کی گرفت میں آ گئے تب پتہ چلا کہ وہ لوگ کافی عرصے سے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، اور یہ کہ اس رشتے کو قائم کرنے میں غفار احمد نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ غداری کی سزا تو صرف موت ہی ہوتی ہے ملک صاحب۔ اپنی بات کے اختتام پر چودھری فرزند علی نے صفاقی بھرے لہجے میں کہا، میں نے ناصر اور فرزانہ کے ساتھ جو بھی کیا وہ ایک سربستہ راز ہے جو کبھی منظر عام پر نہیں آ سکے گا، لیکن اس فتنے کی جڑ غفار احمد کا حساب ہونا بھی ضروری تھا۔ اسے دوسروں کی اولادوں کا بڑا بننے کا شوق تھا، لہذا چودھری نوید نے اس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کروایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ چودھری صاحب، اس کے خاموش ہونے پر میں نے دبنگ انداز میں کہا، فرزانہ کی گمشدگی کی رپورٹ آپ نے شمالی تھانے میں درج نہیں کرائی تھی، اور نہ ہی مطلوب حسین نے میرے پاس آ کر اپنے بیٹے کے اچانک غائب ہو جانے کے بارے میں کچھ بتایا۔ اس صورتحال میں فرزانہ اور ناصر کے منظر عام سے غائب ہو جانے کا واقعہ قانون کے ریکارڈ میں کہیں بھی درج نہ ہو سکا۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی ناصر اور فرزانہ کے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کیس کو شمالی تھانہ خود دیکھ لے گا، لیکن جہاں تک سلمہ اور ظفر کے قتل کی واردات کا ذکر ہے تو اس سلسلے میں آپ کی سنائی ہوئی کہانی نے مجھے بالکل متاثر نہیں کیا۔ آپ کو جتنا بھی زور لگانا ہے
कोशिश करके देख लें। मैं आपके बेटे को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप ज़बान तो खोलें जनाब। वो मानी खेज खुशामद के साथ बोला, मैं आपके कदमों में दौलत का ढेर लगा दूंगा। आप पहली फुर्सत में जाकर किसी कनमैलिये से अपने कान साफ कराएं चौधरी साहब। मैंने हकारत भरी नज़र से उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा ना किसी भी कीमत पर नहीं, तो इसका एक ही मतलब है कि आपकी औकात नहीं है मुझे खरीदने की। मेरी बात आपकी समात में उतर रही है या किसी कनमैलिये को इधर ही बुलाना पड़ेगा। चौधरी फरजंद अली के सामने कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। कुजा ये कि मैं अपनी धमकीदार गुफ्तगू से इसके होश उड़ा रहा था। यकायक उस पर जनून ऐसी कैफियत तारी हो गई और वो मुझे बेनुकत सुनाने लगा। मैंने इसकी नाकाबिले इशात, मुगल्लज़ात और इंतहाई अंदेशानाक धमकियों को सरकारी जूते की नोक पर मारा और सलमा ज़फ़र और इनके नामौलूद बच्चे की अमवात के तमाम जिम्मेदार अफराद को आईनी जेवर पहनाने के बाद अपने थाने ले आया। मैंने चौधरी नवीद और इसके हवारियों को एक रात अपनी कस्टडी में रखा। अगले दिन मैंने इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात को इलाका एसपी के गोश गुजार करने के बाद मुल्ज़मान को शिमाली थाने के हवाले कर दिया। मैंने चूँकि अपने आला अफसरान को एतमाद में लेकर इस केस के पस मंज़र और पेश मंज़र से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था, इसलिए चौधरी फरजंद अली की सारी पहुंच किसी ऐसी जगह जा पहुंची थी जहां से वो इसकी मदद के काबिल नहीं रही थी। इस केस का सबसे अफसोसनाक पहलू गफ़ार अहमद का किरदार था। उसने नासिर और फरजाना की हौसला अफजाई और इनसे ताउन करके एक भयानक और अपने साइज से बड़ी गलती कर डाली थी। फिर इसकी तवील मुजरमाना खामोशी ने इस मामले में ऐसा बिगाड़ पैदा कर दिया था कि जिसकी सज़ा इसकी बेटी, दामाद और इनके पैदा ना हो पाने वाले बच्चे को भुगतना पड़ी थी। गफ़ार अहमद के गैर कानूनी फेल और खिलाफ इखलाक बल्कि बेज़ाब्ता अमल ने 3 ख़ानदानों को बैठे बिठाए सुपर्द अज़ाब कर दिया था। कहानी के इख्तिताम पर एक दफ़ा फिर से आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज एन यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह फिर किसी सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।